बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़िंदगी में अच्छे दोस्त मिलना भी ना वो किसी नेमत से कम नहीं है। हमेशा अच्छे दोस्तों की कदर करनी चाहिए और अच्छे दोस्त बनाने भी चाहिए। समटाइम इंसान कहता होता है कि आज के जिस तरह दौर चल रहा है, एक बनावटी दौर है। लोग ये कहते हैं कि लोग खालिस नहीं है, प्योर नहीं है। ये बिल्कुल एक हकीकत है कि आप लोगों पे इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो उनकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अच्छे लोग वो भी होते हैं जो आपके वेल विशर होते हैं। होते वैसे बड़े कम है, लेकिन जब आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं और अच्छे वेल विशर मिल जाएं तो उनके साथ आप ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करने से आपकी हल्की भी हो जाती हैं। समटाइम इंसान अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने अंदर ही दबा कर रखता है, किसी से शेयर नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से जिस तरह हम आजकल देखते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमारे बहुत सारे हो रहे हैं, एंड डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये होता है कि जब तक आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी अपना दिल का बोझ हल्का नहीं करेंगे, तब तक जो है वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। लिहाजा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, मोहब्बतें और मुस्कुराहटें बिखेरें, यही ज़िंदगी का असूल भी होना चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर सैयद ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मुख्तार हुसैन तहीम साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं RTU हेडक्वार्टर मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू जी। अच्छा जी, आज हम जो है वो ज़ुहैब के साथ अपने मुल्तान की टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। कस्टम मुल्तान के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो इनसे डिस्कस होंगी। और साथ साथ हम मुख्तार साहब से जाएंगे इस टाइम FBR की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, उस हवाले से इनसे ज़रा डिटेल से बात होगी, टैक्स के हवाले से। अच्छा जी ज़ुहैब, क्या हाल चाल है? बड़े आप आज मुस्कुरा रहे हैं। अब आपने सुबह बात की ना कि मुस्कुराते रहना चाहिए। हाँ, तो वहाँ से थोड़ी सी ज्यादा मुस्कुराहट की तो ज्यादा मुस्कुराहट आ गई है। एक साइड पे रख के इंसान को मुस्कुराना चाहिए, और यही जिंदा और जवान रहने का एक बहाना भी है और फार्मूला भी है। जो शायद हकीम बताया करते थे। और अच्छा, तो इंसान को हर पल मुस्कुराना चाहिए। ये अच्छी बात है, इंसान को हमेशा हंसते खुशियां बांटनी भी चाहिए, बिल्कुल समेटनी भी चाहिए और बांटनी भी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे जानना चाहूंगी, इस टाइम जो हम बात करें पंजाब की सियासी सूरत हाल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या चल रहा है इस टाइम, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाब की सियासत में जो है वो काफ़ी अरसे से तनाव बरकरार था। डू एंड डाई की सिचुएशन सी पार्टीज़ के लिए। गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। राइट नाउ कोई भी गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त पंजाब में, और पंजाब सियासी तौर पर इस वक्त वीरान दिखाई दे रहा है कि सियासी तौर पर पंजाब में किसी भी किस्म की कोई गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि परवेज़ इलाही को जो है वो गवर्नर की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप इत्मीनान का वोट लें, आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अरकान जो हैं वो आपके साथ नहीं है, मेंबर्स आपके साथ मौजूद नहीं है, तो आप जो है वो किसी भी किस्म का हक नहीं रखते पंजाब असम्बली में रहने के लिए या फिर अपने वज़ीर आलाशिप के लिए। तो वो मामला चलते रहे। डू एंड डाई की सिचुएशन थी, तनाव का एक सिनेरियो था, यहाँ से बयानात वहाँ से बयानात, कुछ समझ नहीं आ रहा था, समझ से काम जो था वो बालातर था। फिर ऐसे हुआ कि प्लानिंग्स की गई, इमरान खान के साथ जो है वो ज़मान पार्क में मीटिंग्स हुई परवेज़ इलाही की, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की, और कुछ पॉइंट्स जो है वो ज़ेर बहस रखे गए कि अगर हम असम्बली डिसॉल्व करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा क्या होगा, उसके ड्रॉबैक्स होंगे, तमाम सूरत हाल पर एक प्लानिंग्स कमेटी बनाई गई। तो अब ये यहाँ तक मामला पहुँच गया कि रात 11 बजे तक एक इजलास जारी रहा। फिर उसके बाद रात गए तक फिर कहा गया कि आप आज के एजेंडे में वो शामिल नहीं है कि आप आज इत्मीनान का वोट नहीं ले सकते। तो एक टोटल प्रॉपर प्लानिंग थी। रात 12:05 तक इजलास को मुलतवी किया गया। फिर सुबह दोबारा से जो है वो वोटिंग कराई गई। तो इत्मीनान का वोट लेने में कामयाब हो गए थे वज़ीर आला। उसके बाद फैसला किया गया, अपोजिशन का भी दबाव था कि अब आप कह रहे थे कि हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे, अब करें, आए मैदान में।
फिर उसके बाद असम्बली तहलील भी की गई, आज केपी की असम्बली भी डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरह के मामला वगैरह चल रहे हैं। अब निगरान सेटअप के लिए जो है वो उम्मीदवार दे दिए गए हैं। 3 उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से दिए गए और 2 उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या अगर हम कहें पीडीएम की तरफ से दिए गए हैं। अब देखना यह है अगर दोनों अपने कैंडिडेट लाने में अगर मुश्तरका फैसला नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन मौजूद है। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंडिडेट अनाउंस करेगा और वही निगरान वज़ीर आला पंजाब का होगा। लेकिन लगता ऐसे है अच्छा, उनमें से तो हम ये भी करने में हमें कोई ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हम लोगों के अपने ही चैनल के ऑनर हैं सिटी नेटवर्क के मोहसिन नकवी साहब, उनका नाम जो है आया है। पीडीएम की तरफ से जो है वो 2 नाम अनाउंस किए गए, अहद चीमा और मोहसिन नकवी साहब जो हमारे सिटी न्यूज नेटवर्क के और रूह रवां भी हैं और मालिक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। हाँ बिल्कुल, और बड़ी खुशी की बात भी है हमारे लिए, खुद भी ऑनर की बात है। और देखते हैं अभी क्या फिर इसका फैसला आता है। लेकिन लग जो ऐसे रहा कि कोई दोनों पार्टी जो है वो किसी भी कैंडिडेट पे मुत्तफिका उम्मीदवार लाने में कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि रवायत रही है और रवायत को बरकरार रखते इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंडिडेट सामने लेकर आएगा। अब देखना यह है कि निगरान वज़ीर आला के लिए कौन सा उम्मीदवार होगा। लेकिन अब तक कोई भी यानी कि गवर्नमेंट पंजाब पे नहीं है और पंजाब इस वक्त जिस तरह वीरान और अकेला मौजूद है। हाँ अच्छा, ये है क्योंकि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी है, क्योंकि सुबह ही उठते ही आपको कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है कि हम लोग खुद इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि अभी नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है। देखते हैं जी, अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह ताला जो है। हाँ, एक सियासी बेचैनी है। पहले होता था सियासत में सिर्फ बुजुर्ग बैठ के बातें किया करते थे, उसके ऊपर डिस्कस होता था। अभी हम देखते हैं हमारे घर के बच्चे बड़े सब जो है वो मिलकर घर में भी एक सियासी जो है ना वो चल रहा होता है माहौल। सोशल मीडिया पे बच्चे फेस कर रहे हैं अपने लीडर्स को बचाने के लिए। एक बच्चा है वो भी कमेंट्स कर रहा होता है कि नहीं दी वो इमरान खान वो नवाज लाइक दैट के सोशल मीडिया पर भी एक जंग अलग सी बर्पा होती है, ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। तो पॉलिटिक्स को जो है वो सोशल मीडिया पर भी लेकर आया गया है और देखें मामला कहाँ तक जाते हैं। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा हमारे मुल्क के लिए, बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा जी, मुख्तार साहब से जानते हैं सर, इस टाइम जो सियासी सूरत हाल है उसके बाद जो है अगर हम बात करें एफबीआर की जानिब से, क्या इस टाइम को अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या अब जो है कार्रवाइयाँ की जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वैसे सियासत पे तो खैर नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़ुहैब काफ़ी अच्छा बोल गया है सियासत से, ये बेहतर जानते हैं। अल्लाह करे कि आपकी जो नहीं, मैं तो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि अब जो हमारी इस टाइम सियासी सूरत हाल है उसके बाद एफबीआर के क्या इकदाम होंगे। तो नई हुकूमत के लिए भी जो भी निगरान हुकूमत बनेगी या जो भी बनेगी उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ख़ास तौर पर जो वज़ीर ख़जाना होगा, जो ये इस तरह की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाएगा, जो टैक्सेस लगाएगा, टैक्स की छूट देगा, जो भी उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जो मौजूदा जो माशी जो कंडीशन है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब व गरीब नहज पे पहुंची हुई है। और गवर्नमेंट अगर टैक्स को विड्रा करती है, इस्तिस्ना देती है, छूट देती है, तो तब गवर्नमेंट को बहुत लॉस होगा और जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं कर पाएगी। और अगर टैक्स लगाती है तो हुकूमत बनाने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि ये एक सियासी एक तरीक़ाकार भी है कि अगर गवर्नमेंट महंगाई करेगी, इस तरह करेगी, तो फिर वो उनका वोट बैंक कम होता है उनका। तो ये सिचुएशन तो नई हुकूमत के लिए बनेगी जो भी होगी। हाउएवर एफबीआर जो है वो इस सिचुएशन में हमारे एफबीआर ने जो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं वो उसमें यही है कि टैक्सेस नेट बढ़ाने के लिए हमारी अपनी फील्ड फार्मेशंस को बहुत ज़्यादा नया टैक्स पेयर लाने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन सर्विसेज को मुतारिफ कराया गया है कि मैक्सिमम लोग जो है ना टैक्स से इस्तेफादा भी करें और टैक्स नेट में भी आएँ। तो इस तरह के काफ़ी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज तो है, लेकिन एफबीआर अपने तौर पर जो इक़दाम उठा रहा है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं मलिक फराज बात करूँ। ज़ुहैब भाई से मैं कस्टम के हवाले से सवाल कर रहा था। ज़ुहैब भाई जी जी, बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है ज़ुहैब भाई, जिस तरह आप कस्टम की आपके पास माशाल्लाह दी है, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि कस्टम किस तरह कार्रवाई कर रही है। अब देखें मुल्तान के सबसे बड़ा नवा शहर चौक हो गया, अब बेरादा से गुजर खड़े की तरफ जाए कितनी दुकानें हैं कस्टम मतलब स्मगलिंग के टायर हैं पर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरा बात यह कि जब भी हम एंड्रॉइड ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें यही
ऑप्शन मौजूद होता है कि भाई नॉन कस्टम पैड मोबाइल है, कस्टमर मोबाइल लेने जाते हैं तो कस्टम वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, दुकानदार को गिरफ्तार नहीं करते। इस तालिब से हुकूमत कहाँ सोई हुई है और कस्टम वाले क्या सोए, क्या इनकी मिली भगत है दुकानदारों के साथ? ठीक है, ये बहुत शुक्रिया फराज, ये वैलिड पॉइंट है। कस्टम्स का एक नवा शहर जो चौक है वहाँ पर जो है वो गाड़ियों की मरम्मत होती है और वहाँ टायर्स भी आते हैं और इम्पोर्टेड टायर्स आते हैं। और कस्टम क्या कर रहा है ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि उस हब में जहाँ पर कस्टम्स जो है मुख्तार हुसैन फहीम साहब भी इसको वो करें, इनका भी ऑफिस बिल्कुल साथ ही है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पर इम्पोर्टेड और स्मगलिंग के सामान आता है, ये 100% ट्रू बात है। कलेक्टर कस्टम इस हवाले से क्या कर रहे हैं, कस्टम्स क्या कर रहा है, ये इसका जवाब देना कबल अज़ वक्त है और उस पर उन्हीं से पूछा जाएगा कि आप बताएं कि आप लोग क्या कार्रवाई करें। फिर स्मगलिंग के जो मोबाइल हैं, देखिए जहां कस्टम्स कार्रवाई कर रहा है वहां पर कस्टम्स की बहुत सारी नाकामियां भी हैं, छूट भी दी जाती हैं। अभी देखने में आया कि रिश्वत और भत्ताखोरी के भी वाक़यात कस्टम्स में बहुत अरूज पर हैं और थे भी, इस तरह की बातें जो है वो सरगर्म हैं, कस्टम्स कलेक्टर के हवाले से भी हैं। देखिए बातें तो सरगर्म हैं, अब इसमें हकीकत कितनी है ये भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन जहाँ पर कस्टम्स कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कुछ जो है वो अगर कहेंगे स्मगलर्स को छूट भी दी हुई है तो ये भी गलत नहीं होगा। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि नवा शहर चौक पर स्मगलिंग के टायर्स जो है वो आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं बिल्कुल। सही। अच्छा सर, जिस तरह अभी एफपीआर की जानिब से जो है वो गाड़ियों का नोटिफिकेशन भी भेजा था, क्या इस पर अमल दरामद हुआ है? नहीं, अभी तक मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि बाकायदा एफपीआर ने नोटिफिकेशन जारी किया था। एफपीआर ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन दिया था कि एफबीआर के पास जितनी भी गाड़ियां जो कट एंड वेल्ड हैं, जो नीलामी के काबिल नहीं हैं, वो उन्हें दे दी जाए ताकि हमारा फील्ड फार्मेशन में हमें जो गाड़ियों की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और गवर्नमेंट का काम भी चलता रहे। ताहम इस वक्त तक तो मैं चूँकि खुद भी हेडक्वार्टर में हूँ, मैं एडमिन डील करता हूँ मैं, तो लेटर तो हमारे हाथ से गया हुआ है, कस्टम में गया है लेटर और कस्टम हाउस में काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी भी हैं। आई नो वेरी वेल कि कितनी गाड़ियाँ टेम्पर्ड हैं, कितनी कट एंड वेल्ड हैं, सब कुछ है। ताहम क्या वजह है कि गाड़ियाँ नहीं दी जा रही या उस पर अमल दरामद जो नोटिफिकेशन पे नहीं हो रहा, हमें उस बात का तो पता नहीं है क्यों ऐसा है। ताहम हमने एक रिमाइंडर भी डाल दिया है कि ये गाड़ियाँ दें ताकि फील्ड में लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी तो टैक्स जनरेशन में फ़ायदा होगा। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह दिता हमारे साथ हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये मुख्तार साहब से बात करनी थी। तो हम टैक्स जमा करवाने के लिए जाते हैं बैंकों में तो लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, इनके लिए कोई आसानी हो सकती है टैक्स गुजार के लिए? इस सिलसिले में बात करनी थी। जी जी, बात करें आप सर। बात बहुत मेहरबानी। तो हम टैक्स जमा करवाने जाते हैं तो मतलब है हमें लाइनों में लगना पड़ता है, काफी टाइम जाया होता है, तो इसके लिए कोई अलग बूथ बना दें या कोई आसानियाँ पैदा कर दें? हाँ, मेहरबानी, बहुत अच्छा सवाल है ये। नेशनल बैंक में हमारी जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेज हैं उसमें हमारे इनकम टैक्स या सेल टैक्स की जो है ना पैसे और टैक्स लोग जमा कराने के लिए जाते हैं। तो ये इनकी कंप्लेंट तो वैलिड है क्योंकि वहाँ एक टैक्स पेयर को इज़्ज़त देनी चाहिए, बाकी ममालिक में तो ऐसा ही होता है। तो जब ये लाइनों में खड़े होते हैं और एक टैक्स जमा करवाने के लिए इनको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ती है तो तकलीफ तो होती है इन्हें। एफपीआर ने इस सिलसिले में जो हमारी जो डेजिग्नेटेड जो मेन ब्रांचेस है ना नेशनल बैंक की, उसमें हमारे एफबीआर के एहलकार वहाँ ड्यूटी भी कुछ कर रहे हैं वहाँ। ताहम ये बात जो है ना वो हुकाम बाला तक पहुँचाई जाएगी और पहुँचाई जाती रही है कि अगर नेशनल बैंक की ब्रांचेज में हमारा एक नुमाइंदा, किसी भी कैडर का नुमाइंदा हमारा वहाँ मौजूद हो और उनको टैक्स पेयर्स को उनके लिए अलग एक बूथ बना दिया जाए तो उनके लिए आसानी भी होगी। तो ये बात जो है ना बड़ी वैलिड है, ये पहुंचाई जाएगी इंशाल्लाह। और होपफुली कि हम अपने जनूबी पंजाब के हवाले से हमारे जो चीफ कमिश्नर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं इस सिलसिले में, तो वो इंशाल्लाह जो ना नेशनल बैंक की ब्रांचेज में हमारे बंदे होंगे तैनात इंशाल्लाह ज़रूर। सही। अच्छा, जैसे कस्टम मुल्तान की स्मगलिंग की बात हो रही थी, इसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अब तक जारी हुई हैं?
देखिए, हमारे पास तो एक प्रेस रिलीज आ जाती है कि आज हमने ये कार्रवाई की, आज हमने ये कार्रवाई की। कुछ लिस्ट मेरे पास भी मौजूद है। लास्ट टाइम जो कार्रवाई की गई थी डीजी खान में की गई थी, 50,000 लीटर ईरानी जो तेल का टैंकर था, उसको जो है वो इन्होंने पकड़ा था, रेड किया था। उसकी जो मालियत कस्टम ने शो की है वो 1,80,00,000 रुपए है। उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, रिसेंटली ये कार्रवाई हुई है, 19.16 मिलियन का जो सामान है वो कस्टम्स ने जो है वो उसको रेड किया। उसमें इंपोर्टेड टाइल्स था, इंपोर्टेड कपड़ा था, इसके अलावा रॉड्स वगैरह थे, वेल्डिंग रॉड्स वगैरह थे। तो तमाम तर सामान की जो मालियत थी वो 19.16 मिलियन रुपए बनती है। तो इस तरह जो है वो कस्टम्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन सवाल वहीं भी आता है कि इतनी कम कार्रवाइयों से तो काम नहीं बनेगा, आपको कार्रवाइयाँ जो है वो बढ़ानी भी पड़ेंगी, क्योंकि स्मगलिंग जो है वो उसका स्मगलिंग जो है वो बढ़ रही है। करेंसी की स्मगलिंग जो है वो खासी बढ़ रही है, गोल्ड की स्मगलिंग जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, एयरपोर्ट से बढ़ रही है। अब इस पर एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि करेंसी और गोल्ड ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको अच्छा ज़रा मुबादला दिया जाता है, लेकिन हमें मुसाफिरों को जो एयरपोर्ट पे जो सफ़र करते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, यानी कि मुसाफिर जो है वो गरीब, उनको नहीं मालूम होता कि हम कितना सामान लेके जा सकते हैं। हाँ, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, माजिद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, आपका सबसे पहले तो हम शो देखते रहते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। और इसके साथ मेरा सवाल है, मुख्तार साहब के सवाल था और सैयद बुखारी साहब के सवाल था। बुखारी साहब से ये था कि वो गिलानी खानदान को अक्सर कवर करते रहते हैं, तो आगे पीपल्स पार्टी का फ्यूचर वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी क्या जनूबी पंजाब में अपनी जो हुकूमत है वो बना पाएगी? दूसरा, मुख्तार साहब से मेरा एक सवाल था कि जितने भी जो बड़े सियासतदान हैं मुल्तान के, तो उनकी जो टैक्स पे नहीं करते उनकी वो लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? इस सवाल से थोड़ा सा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पहले मुख्तार सब जवाब दे देंगे। मैं तो चूंकि मैं सियासी नहीं हूँ, हाउएवर जो मैं कुछ अर्सा पहले मैं एक डिस्ट्रिक्ट का मैं इंचार्ज था मैं, तो मुझे इलेक्शन कमीशन से मुझे एक लेटर आया था कि आपके इस हलके के जो MNA MPs हैं, इनके जो इन्होंने जो कागजात नामजदगी में जो एसेट्स दिए थे अपने, उनको मैच करें, ये मैच होते भी हैं कि नहीं होते। तो जब मैं प्रैक्टिकली फिजिकली जब मैंने वो मैच किए थे, तो मेरा ख्याल है या तो मैं चुप हो गया था, या फिर अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर जो है ना, अगर मैं बोल पड़ता तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को जो कुछ दिया हुआ था वो उनकी टोटल एसेट्स का 20वां हिस्सा भी नहीं था वो। तो इस तरह ये इस तरह की कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे गवर्नमेंट को जो ना जितना भी कहा जाए या जो हम कुछ भी करना चाहें तो इससे कोई रिजल्ट उसका सामने नहीं आता, इसलिए कि उन्होंने अपने वकला का पैनल ऐसा रखा होता है कि जो उनको सेफ करता रहता है। हाउएवर मैं ये कहूँगा कि जो सियासी लोग हैं वो उन पे भी ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स से कहीं ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और दे आर नॉट पेइंग टैक्स। मैं आपके फोरम से कह रहा हूँ, मैं भले मुझे कोई बाद में कोई किसी परेशानी का सामना भी करना पड़े, लेकिन यह है कि मैं कह रहा हूँ कि सियासी लोग जो हैं उनके बिजनेस हैं, उनकी कॉलोनीज हैं, उनके बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, उनके सब कुछ हैं, बट दे आर नॉट पेइंग टैक्स। अच्छा, यही तो बात आ जाती है कि फिर एक आम छोटे बंदे पर इतने टैक्स लागू कर दिए जाते हैं कि उसका जीना मुहाल कर दिया जाता है। मतलब हर तरीके से अगर हम रेस्टोरेंट्स पे जाएं तो वहां पर आपको बिल पे करने हैं, आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं वहां आप अलहदा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तब आप टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब हर तरीके से जो है वो एक गरीब आदमी को निचोड़ लिया जाता है टैक्स से, लेकिन जो बड़ा आदमी है वो कोई ना कोई अपना ऐसा रास्ता निकाल लेता है कि उससे बच निकलता है। बस यही है कि यही गवर्नमेंट को स्टेप यही लेना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट ही खुद गवर्नमेंट है, वो खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही सब कुछ है, तो एक्शन कौन लेगा इसके ऊपर। हाउएवर हमने जो ये वैलिड सवाल था, हम अगर इनके पर्सनल एसेट्स पे जाएं, हम अगर इनके टैक्स पेमेंट पे जाएं तो इनकी टैक्स पेमेंट भी ना होने के बराबर है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, वो कोई 4-4.5 लाख सालाना टैक्स तो मैं देता हूँ। अगर इनकी प्रोफाइल चेक की जाए, जो मिलियनियर हैं, जो बिलियनियर लोग हैं, इनकी टैक्स प्रोफाइल पे तो वो भी मेरे बराबर टैक्स दे रहे हैं वो, तो मैं एक मुलाजिम हूँ और मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ मैं।
तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर तो एक्शन लेना होगा, ये कड़वा घोंट निगलना होगा, पीना होगा। इन पे अगर एक्शन हमें अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे दे तो हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह इन पे, और इनके एसेट्स को और इनके जो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उनके ऊपर प्रॉपर टैक्स लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल है काफ़ी रेवेन्यू बढ़ेगा काफ़ी। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में आज अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम के तेवर बदले हुए हैं। आगाज सुबह से ही एक तरफ जहां ठंडी हवाएं चल रही तो वहीं दूसरी जानिब आसमान पर भी स्याह बादलों का राज बरकरार है और अभी भी बादलों और सूरज के माबैन जो आंख मचोली का खेल है वो जारी है। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में इजाफा और महकमा मौसम की तरफ से कहा यह जा रहा है कि मुल्तान से मिजोरम में आज बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है, ताहम खुश सर्दी जो उसमें इजाफा होता चला जाएगा। अब अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत के हवाले से और धुंध के हवाले से तो सुबह के वक्त धुंध जो थी वो नहीं थी, हद निगाह भी खासी बेहतर थी। ताहम इसके साथ अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा दर्जा जो है आज वो 16 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन जो है रहने के इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब जो था वो 84% रिकॉर्ड किया था। अगर बात की जाए मुल्तान शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से मुल्तान शहर का आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 159 है, तो खासा आलूदा है, जिसके पेश नज़र शहरी को चाहिए कि अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से शहरियों को जो नुकसान पहुंच सकता है। तो एक तरफ जहां शहरी को सर्दी की से खुद को बचाना होगा तो वहीं दूसरी जानिब जो आलूदा फिजा है उससे ही बचाना होगा और अपने नाक, कान और मुंह को ढक कर रखें ताकि वो भी ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें। और अगर बात की जाए आने वाले दिनों में तो आने वाले दिनों में मौसम जो है बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते तक जो है इसी तरह सर्द और खुश रहेगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और ठंड में भी 2 हफ्तों तक इजाफा मुमकिन है। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कलसूम जी कलसूम हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था इनकम टैक्स के बारे में, रिटर्न के बारे में ना। जी तो पूछिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि एक मतलब ही हम लोग जिस तरह सर्विस पेशा लोग हैं वो तो रिटर्न भरते हैं, फाइलर भी बनते हैं, लेकिन सम टाइम कोई नहीं बनता और नया होता है ना, नया फाइलर। हाँ जी बिल्कुल। तो वो बन जाता है, उसे कहते हैं कि भाई आप बनाए, आपके रिटायरमेंट के बस वो मतलब इसके फायदे हैं ना, बनना चाहिए आपको तमाम अपनी। अच्छा, वो बन जाता है ना, इन द मीन टाइम जैसे ही वो जिस साल वो अपने रिटर्न भरता है उसे ना नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, आपने पिछले साल क्यों नहीं भरा, उससे पिछले साल आपने रिटर्न नहीं भरी। तो वो बंदा ना बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने इस साल भर के पछता गया हूँ इस साल फाइनल बन के ना पछता गया कि मुझे पिछले साल का भी सारा हिसाब लेना शुरू कर दिया ना। इसके लिए ना आप थोड़ा सा ना अपने डिपार्टमेंट में को कहें कि उनको जो बंदा नया बन रहा है तो उसे बेचारे को बनने दे ताकि वो नेक्स्ट ईयर अपना बनता रहे रेगुलर बेसिस पे, ना कि वो पिछले ही उसमें खड़ा रहे कि मैंने पिछले साल भी नहीं भरा, उससे पिछले साल भी नहीं भरा। वो तो आपको आ जाता है मेले देख के अपनी मैं कह रही थी कि अपनी इसको थोड़ा सा ना चले अपने डिपार्टमेंट को बताया अगर कोई नया बन रहा है तो उसे बनने दे, उसे डिस्करेज किया जाए ना। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपके सवाल का लाजमी इस पे जवाब बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात आ जाती है कलसूम साहिबा क्या चाहती हैं कि फाइलर बनने दिया जाए तंग ना किया जाए। वो अगर कलसूम साहिबा ने जो सवाल किया उससे पहले माजिद का एक सवाल रहता था। वो आपका सवाल लेती ना, पहले मैं पहले लेडीज फर्स्ट कर रहे हैं। हाँ, पहले मैं उनका जवाब ले लूँ ना। हाँ, वो ऐसा है कि वो ठीक कहती हैं, हमारा जो FPR का जो सॉफ्टवेयर है ना वो इस किस्म का है कि लेट्स से 2021 में अभी किसी ने रिटर्न या 2022 की रिटर्न किसी ने इनकम टैक्स में फाइल की है तो उसके ऊपर उन्होंने एकदम लिख दिया है कि मेरे पास 5 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की ये है और पिछले साल मैंने ये लिया था वो लिया था। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि फौरी तौर पे वो उससे पूछता है कि ये जो आपने 2021 में आपने ये जो 10 करोड़ की जो प्रॉपर्टी शो की है तो इसका कोई बेस भी है कोई,
तो हमें जब तक हम पीछे ना चले जाएं उसके, अगर वो कहती है कि मेरे प्रॉपर्टी है ना वो 2016 में मैंने खरीदी थी, तो सिस्टम उससे 2016 से पूछता है कि 2016 के रिटर्न में आपने क्या ये शो किया था, तो फिर वो जब 16 में वही चीज़ शो कर देगी, 17 में भी 18 में भी है तो बटनों की खेल है ना, बटन दबाएंगे तो पिछले साल की रिटर्न भी फेल हो जाएगी और अगले साल की भी हो जाएगी। तो इसमें ज़ाहिर है उन्हें तकलीफ़ तो फील होती है कि जो ना हमने 21 की फ़ाइल की थी तो 4 साल पिछले भी उन्होंने मांग ली हमसे, तो एक टैक्स पेयर को वक्ती परेशानी होती है। हाउएवर वो अपने आप को सेव कर रहा होता है, वो अपने 4-5 साल के जो पिछले जो है ना वो सालों में अपनी बता रहा होता है कि पिछले साल मेरे पास ये था, पिछले साल ये था, तो वो एक बेस बनती आगे पता चलता है कि आज मेरे एसेट जो है ना वो इतने करोड़ के, ये इतने लाख के हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि पिछले मेरे पास बैकअप ये था। वो सिस्टम हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा बैकअप मांग लेता है, अदरवाइज कोई उन्हें तंग करने का मकसद नहीं होता टैक्स पेयर को, ये टैक्स पेयर की सहूलियत के लिए ही आ जाता है ये सारा कुछ। उन्हें अगर कोई ज़्यादा कभी हो ऐसा हो तो हमारा दफ्तर में हेल्प डेस्क मौजूद है, मैं एंटी सेल का मैं इंचार्ज भी हूँ, तो हमारे पास आए तो बड़ा इज्जत के साथ उन्हें डील किया जाता है और उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है पूरा उन्हें। ठीक है जी, मैं हमें कलसूम साहिबा को अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आपकी तरफ। हाँ, आपका सवाल जो रहता था कि इस टाइम जो पीपल्स पार्टी है उनका क्या लाहे अमल होगा और वो अब क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखें, अभी तक जो करंट सिनेरियो चल रहा है, करंट सिचुएशन चल रही है, वो तो यही लग रही है कि पीडीएम का जो मुश्तरका एक अलायंस बना था तमाम जमातों का, वही जो है वो जनरल इलेक्शन में जाएगा अब तक के सिनेरियो के मुताबिक। अगर हम बात करें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जहाँ तक मैंने गिलानी खानदान से पूछा इस हवाले से कि आपका, मैंने मुतादिद बार उनसे इंटरव्यूज में पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो जनरल इलेक्शन में बतौर पीडीएम के तौर पर सामने की या फिर अपना अलग एजेंडा लेकर चलेगा, तो उनका ये कहना था कि ये पार्टी चेयरमैन का फैसला और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा इस चीज़ का फैसला जो है वो करेंगे। लेकिन लग ऐसे रहा है कि यही जो पीडीएम है यही पैनल के साथ जो है वो आगे जाएंगे और पॉसिबल है कि सीट एडजस्टमेंट हो। इस बात को रिकॉर्ड करने की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और पॉसिबल भी है, मुल्तान के मुख्तलिफ हल्कों में भी हो सकती है। खैर सियासी बात है और इस पर अमल दरामद कितना होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा पंजाब के सिनेरियो में देखें, जिस तरह ये लोग जो पार्टीज इकट्ठी हैं एक प्लेटफॉर्म पर, तो आने वाला जनरल इलेक्शन भी करीब है और क्योंकि पाकिस्तान का वाहिद हल जो है वो जनरल इलेक्शन ही रहता है और इलेक्शन हो जाए तो मामला स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़र मुबादला भी चाहिए होता है, बल्दियाती इलेक्शन हैं, अरबों करोड़ों के फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये एक लम्हा फिक्र भी है। अभी भी क्योंकि सूरत हाल इस तरह की है, जो भी हम लोग सुन रहे हैं, लोगों ने अभी से जो एमपी के इलेक्शंस के लड़ने के वो कंपेन उनकी स्टार्ट हो चुकी हैं। और कुछ लोग बड़े खुश दिखाई देते हैं और कुछ लोग जो है वो बड़े इस हवाले से भी दिखाई देते हैं कि एक मईशत हमारी इस तरह स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अभी ये इलेक्शन होंगे, अगर उसके बाद दूसरे इलेक्शन होते हैं तो देखिए कंपेन जो है आपने बात बिल्कुल वैलिड की और ये अहम बात है कि कंपेन स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। हमारे एक बड़े ही अजीज़ भाई हैं, सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी साहब, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, फुटबॉल के हवाले से, खेलों के हवाले से किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्कूल्स कॉलेजेस में इवेंट्स करवाते रहते हैं और उम्मीद ये है कि वो भी एमपीए के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार बन के जो है वो सामने आ सकते हैं। उनका हल्का अहबाब है, उनका वोट है, मुल्तान के लोग उनको जानते हैं, तो ये एक अच्छा होगा कि इस तरह के लोग, नौजवान शख्सियत, इस तरह के लोग जब ऊपर आएंगे जो कि निचले लेवल के लोगों का दर्द समझते हैं, निचले लेवल के लोगों की मुश्किलात समझते हैं, इस तरह के लोग जब असम्बलीज में बैठेंगे तभी हमारे जो मुश्किलात हैं, जो हमारी परेशानी है वो वहाँ पर उठाई जा सकती हैं। देखिए हर गली, हर जहाँ भी जाएं वहाँ पर रोड टूटा हुआ है। हम हर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि जहाँ जाएं, जिस रोड जाएं, जिस गली जाएं, वो टूट फूट का शिकार है। कभी वासा वाले आ जाते हैं, कभी दूसरे एमडीए वाले आ जाते हैं, कभी सुई गैस वाले आ जाते हैं, तो बार बार रोड को तोड़ा जाता है, बनाया जाता है। तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, गलियाँ टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का मसाइल है। उसके बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होना बड़ा जो है वो जरूरी है। अच्छा, और इसके साथ साथ आपसे ये भी पावर लूम्स इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करूंगी कि वो इस टाइम बहाली का शिकार है। देखें इंडस्ट्रीज जो बहाली का शिकार है। हाँ,
इंडस्ट्रीज जो हैं वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। देखिए हमारा मुल्क जो है वो पहले जो हमारा साउथ पंजाब का रीजन जो सैलाबी सूरत हाल से गुजरा, उसके बाद के मामला यानी कोविड समता से निकले ही थे कि हम उस मामलात में आ गए, सैलाब रहा, फिर और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इंडस्ट्रीज जो हैं वो तबाही का शिकार है। 50% से ज़ायद इंडस्ट्री जो है वो बंद होने का खदशा है। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न सिर्फ इतनी है कि सूती धागा जो है वो महंगा हो गया। इसके साथ साथ बिजली के बिलों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अब मैं खुद जिनको जानता हूँ इंडस्ट्रीज मालकान को, वो अपनी पावर लूम में बंद करके बैठे हैं इस वक्त। यानी कि एक पावर लूम में कम से कम भी जो है वो 22 से 25 मजदूर काम करता है। यानी कि लूम्स इस वक्त बंद हैं, उनके पास अपना घर चलाने को कुछ के पास उनके बजट नहीं है, तो वो मजदूरों को कहाँ से देंगे? जब देखें एक एक इंडस्ट्री से, एक एक इंडस्ट्री के पोर्शन से कितने मजदूर जो हैं वो कनेक्टेड हैं। जब तक ये लोग कनेक्टेड रहेंगे, देखें बेरोजगारी तो पैदा होगी ना। तो इंडस्ट्रीज की बहाली उस वक्त तक मुमकिन है जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। तो पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सियासतदान एक पेज पे नहीं इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, जब तक अपने मफाद का सोचेंगे तो इंडस्ट्रीज ऐसी रहेंगी, जब तक पाकिस्तान का सोचेंगे तो फिर जो है वो कुछ हल निकल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस हवाले से तो हम कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम लोग जो है ना नजरें धाड़ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें बड़ा इस टाइम हिम्मत से भी काम लेना है, सब्र से भी काम लेना है, और सबसे एक बात कि एक पूरी कौम बन के जो है वो हमें रहना होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग टैक्स अदा करते हैं उनको मुख्तलिफ बैंकों में जाना पड़ता है, तो आप नहीं समझते कि जो है अगर FBR का एक बंदा जो है वो नेशनल तैनात कर दिया जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं या नहीं? अभी एक कॉलर ने भी ये बात पूछी थी, तो हमने थोड़ा इसका जवाब पहले दे दिया था कि FBR जो है वो अपना एक बंदा जो है ना वो अब वैसे तो डेजिग्नेटेड ब्रांचेज जो मेन हैं उनमें उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है। हमने नेशनल बैंक की जितनी मेन ब्रांचेज हैं वहाँ हमारे बंदे हैं। ठीक है। हाउएवर जो चूँकि नेशनल बैंक में ही मैक्सिमम हमारा जो है ना ये टैक्स जमा होता है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, हमारे चीफ कमिश्नर जो हैं वो इस चीज़ को, पहले मीटिंग में ये हो चुका है बात कि चीफ कमिश्नर साहब ने ऑर्डर भी किया हुआ है कि जो मेन ब्रांचेज हैं उनमें एक एक बंदा रखेंगे वो हर हाल। और चूँकि CPR एक PSID बनता है, चलान टाइप होता है, CPR बनता है, तो CPR का आम लोगों को उसका बिल्कुल इदराक नहीं है कि बननी कैसे है वो। तो वो जब CPR बनेगा, हमारा बंदा वहाँ बैठा होगा तो टाइम भी बचेगा और वो लंबी लंबी लाइनों में किसी को बैठना भी नहीं, खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। तो इस पे FBR कर चुका है डिसाइड कि वो बंदे तैनात करेंगे वो बैंकों में। वो फैसिलिटेशन है, हमारी एक फैसिलिटेशन है, वो हम देंगे इंशाल्लाह फैसिलिटी। अच्छा, मुल्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है? टैक्स पेयर जो है वो कितने हैं? देखिए, मैं तो टैक्स पेयर से हट के मैं खुद ही सवाल कर लेता हूँ, मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ कि मैं बड़ी बड़ी ताजर तंजीमों के लोगों को देखता हूँ कि वो जो है ना मुख्तलिफ TV चैनल्स पे या टॉक शोज़ में FBR की कुछ शिकायत कर रहे होते हैं, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है, मैं पिछले दिनों एक चैनल का प्रोग्राम था, वहाँ में बैठा हुआ था, तो मैंने मुख्तलिफ ताजरों को मैंने कहा कि क्या आप हमारे दफ्तर का विज़िट करते हैं, FBR ऑफिस में आप आते हैं? तो वो कहने लगा, जी मुझे तो 18 साल हो गए, मैं आपके दफ्तर आता नहीं और मैं आऊँ क्यों आपके दफ्तर में? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता आपका वहाँ बिहेवियर बड़ा अजीब होता है। मैंने कहा 18 साल तो आप आए नहीं, तो बिहेवियर कैसे हमारा ख़राब हो गया? तो आई थिंक कि जो लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, हमसे राब्ते में रहते हैं, उनके कोई मसले मसाइल हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, तो उनके मसाइल हल भी होते हैं। FBR तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये जो लोगों के दिमाग में जो एक बात है कि हम दफ्तर FBR में जाएंगे तो कोई पता नहीं क्या हो जाएगा, अल्लाह माफ़ी दे क्या हो जाएगा। FBR के दफ्तर में जो एक्सपर्ट हैं, जो आते हैं, उन्हें कभी मसला हुआ ही कभी नहीं है। उनके मसाइल हमारे एक ही काउंटर पे हल हो जाते हैं। और हाँ, जो हमारा एक बाकायदा एक शोबा है, हमारा एक पूरा कमिश्नरेट है, हमारा एक कमिश्नर है, ऊपर एक मेंबर है, मतलब पूरे एक सिस्टम है फैसिलिटेशन का। तो हम तो फैसिलिटेशन के लिए इतने हमने बूथ बनाए हुए हैं। मुल्तान में हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में हमने अपने बूथ बनाए हुए हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो आप आएँ। हमारे जो है ना FBR के एक हॉटलाइन नंबर भी है, मेरे पास भी एक नंबर ऐसा है कि सारा दिन मेरा वो PCO बना रहता है, इन्फॉर्मेशन मैं भी देता चले आपके नंबर पे भी लाजमी बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम कस्टम की बात कर रहे थे, नीलामी के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़ुहैब। नीलामी जो है वो कब और कैसे होती है, इसका जवाब लेते हैं, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मुजम्मिल हुसैन बात कर रहा हूँ। जी जी मुजम्मिल, जी क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार साहब से सवाल था कि ये जो टाउट माफिया लोग हैं, गोशवारा जमा करवाते हैं ना, तो ये 15 से 30 हजार की डिमांड करते हैं। इसके लिए इन्होंने कोई लायामल बनाया हुआ है या बस वो जना टाउट माफिया का उठाते हैं? सादा लोग जो होते हैं, जो SPR ऑफिस नहीं पहुंच सकते, या उन्हें टाउट माफिया लोग ब्लैकमेल करते हैं, उस हवाले से कोई इन्होंने कोई लायामल बनाया हो, तो ये सवाल करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी बहुत मेहरबानी। एक्चुअली गोशवारा फाइल करने के लिए किसी वकील या किसी टाउट के पास जाने की ज़रूरत होती नहीं है। आजकल तो बड़ा अवेयरनेस का दौर है, छोटा सा 4 साल का बच्चा भी जो है ना वो टच मोबाइल चला रहा होता है, तो थोड़ी सी सीखने की बात है। अगर थोड़ा सा सीख लें कि टैक्स रिटर्न फाइल मैंने कैसे करनी है, क्योंकि ये वैसे भी एक प्राइवेसी होती है हर टैक्स पेयर की अपनी, वो नहीं किसी को बताना चाह रहा होता मेरे पास क्या कुछ है, तो वो खुद थोड़ा सा सीख लें। हमने अपने दफ्तर में एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, वहाँ आकर हमसे सीखें। हमें जो है ना हम उसे बताएंगे कि टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। और हाँ, हमारे जो ना जो वकला साहबान हैं, जो हमारे टैक्स रिलेटेड वकला हैं, उनमें कुछ वकील ऐसे भी हैं जो थोड़े महंगे हैं, तो आप उन महंगे वकीलों के पास ना जाएं। कुछ और भी वकील हैं जो खुदा तर्स वकील हैं, जो थोड़ा जो काम कर देते हैं, थोड़े पैसों से कर देते हैं। तो ज़ाहिर है एक वकील ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, एक पढ़ा लिखा बंदा है, टैक्सेशन की हॉर्नो रखता है वो, तो कुछ न कुछ मुआवजा तो वो लेगा। तो इनके लिए ये मुजम्मिल भाई के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि अगर इस तरह के कुछ लोग हों जिन्हें ये प्रॉब्लम हो, तो हमारे सीधा दफ्तर ही हैं वो, हम उनका मसला हल कर देंगे, हम उन्हें टैक्स रिटर्न समझा देंगे कि कैसे फाइल करनी है। सही। इस हवाले से काफ़ी लोग, अच्छा ये बड़ा लोगों को अवेयरनेस की अभी भी मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से अवेयरनेस के हवाले से भी आप लोग कोई प्रोग्राम्स वगैरह रखते हैं या नहीं? जी हम सेमिनार करते हैं, सेमिनार मुख्तलिफ हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, मुख्तलिफ इदारों में हम कोशिश करते हैं कि हर इदारे में जहाँ सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन हैं, जहाँ जैसे हम किसी प्राइवेट प्लेस पे हम जो है ना बहुत बड़ा सेमिनार हम करते हैं, उसमें पब्लिक, जनरल पब्लिक को भी हम इनवाइट करते हैं, हम उन्हें अवेयरनेस तो देते हैं, टीवी प्रोग्राम पे भी हम बताते हैं। और लोगों को ये डिपेंड करता है कि वो खुद तो करते नहीं है कुछ, वो अब वो अपना काम सारा वकीलों पे छोड़ देते हैं। जब वकीलों पे छोड़ देंगे तो फिर वकील ज़ाहिर है वो मनमानी करेगा, अपने मुंह मांगे पैसे भी मांगेगा वो, और उन्हें जो ना और तरीकों से उनसे पैसे भी लेगा वो। अगर इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे सीधा दफ्तर अप्रोच करें और हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे पूरा उन्हें। ठीक हो गया जी। ज़ुहैब बात कर रहे थे नीलामी के हवाले से हम बात कर रहे थे। हाँ, नीलामी जो है वो बहुत अरसे के बाद अब हुई है। कस्टम्स कलेक्टर के बकौल के हर माह हम दो दफ़ा जो है वो नीलामी करते हैं, और उसका तरीक़ाकार अगर हम बात, लोगों को तरीक़ाकार के हवाले से नहीं पता होता कि नीलामी ऑक्शन होता क्या है और किस तरह जो है वो हमें पार्टिसिपेट। एक बात है कि सिर्फ ख़ास जो लोग हैं वो ऑक्शन में शरीक हो सकते हैं। कस्टम्स मुल्तान की जो नीलामी होती है, ऑक्शन होती है, वो ड्राइव पोर्ट शेरशाह रोड पर होती है। वहाँ पर उसमें ये होता है कि जब नीलामी होती है तो इनका अपनी वेबसाइट पर ये है जो, अगर हम उस पर लिखेंगे ऑक्शन, कस्टम्स ऑक्शन FBR या इस तरह लिखेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। उस पर जो है वो पूरी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी कि ये गाड़ियाँ हैं, ये गुड्स का सामान है, ये चीज़ें हैं, लॉट्स नंबर उसमें आई थिंक उसमें दिए होते हैं, सीरियल नंबर उसमें दिए होते हैं, और उसमें सारी उसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह दी होती हैं। तो वो एक पूरी लिस्ट जो है वो उनकी वेबसाइट पर दिखा दी जाती है। ओपन ऑक्शन होती है, कोई भी शहरी, कोई भी शख्स किसी भी शहर से, पूरे पाकिस्तान से जो है वो आ सकता है, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी रिसेंटली जुमे वाले दिन जो है वो ऑक्शन हुई है, जिसमें 500 मिलियन की मालियत के सामान के जो है वो ऑक्शन की गई है, जिसमें इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी थीं, उसमें जो है वो कपड़ा भी था, उसमें सिगरेट्स भी थी, उसमें जूसेस भी थे, ईरानी जूसेस वगैरह थे, और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो 500 मिलियन मालियत की थी। तो उसमें यह है कि ऑक्शनर्स होते हैं वो कस्टम्स के होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और एक DC होता है, उसकी निगरानी में जो है ये ऑक्शन की जा रही होती है। अभी रिसेंटली जो DC साहब ने की है, मोहम्मद तनवीर साहब ने निगरानी की, हमने कवर किया, अगले दिन बल्कि उसी दिन जो है उनका ट्रांसफ़र भी हो गया कराची में, ऑक्शंस वो कर रहे थे। खैर, तो इस तरह जो है वो ऑक्शंस होती हैं, वहाँ पर बिड लगाई जाती है, यानी कि आवाज़ लगाई जाती है, सामने बैठा जो है वो कहता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है,
और इस पर जी उसके हिसाब से जो है वो कैंसिल भी हो जाती है। खैर, तो जो बिड फाइनल होती है, मीन्स कि हमने गाड़ी फाइनल कर दी है, वो 20 लाख की गाड़ी फाइनल हुई है, तो हमें मौके पर उस टोटल अमाउंट का 20 का चौथाई हिस्सा हमें वहां पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है और 1 हफ्ते का प्रोसेस के दौरान जो है वो आपको गाड़ी जो है वो आप पेमेंट क्लियर करके आपको गाड़ी दे दी जाती है। यानी कि मौके पे जो है वो आपने उस एक्चुअल अमाउंट का 1/4 हिस्सा जो है वो मौके पर जमा करवाना होता है। अच्छा, सेकंड सवाल ये भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम बिड लगा लेंगे और हम वहां पर 1/4 हिस्सा नहीं देंगे। तो इस हवाले से कस्टम्स कलेक्टर का ये कहना है कि ये कानून के खिलाफ है। अगर कोई बिड फाइनल कर लेते हैं और वो 1/4 हिस्सा नहीं जमा करवा सकता तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। यहाँ मैं थोड़ी सी बात में मैं थोड़ी सी बात में इजाफा करता हूँ कि जब ये नीलामी की डेट अनाउंस की जाती है, अखबारात में भी आ जाती है, तो कम से कम 1 हफ्ता पहले लोगों को गाड़ी को देखने का मौका भी दिया जाता है। गाड़ी है, ये जो प्रोडक्ट वो नीलाम कर रहे हैं हाँ। तो लोग आकर गाड़ियाँ पसंद कर सकते हैं, गाड़ी को देख सकते हैं, इंजन की कंडीशन क्या है, गाड़ी की ज़ाहरी कंडीशन क्या है, क्या मैं इतने पैसों में मैं ये ले भी सकता हूँ कि नहीं ले सकता मैं। ठीक है। तो वो गाड़ी को उनको मुआयने के लिए ना 1 हफ्ता पहले गाड़ियाँ रखी जाती हैं, सामान रखा जाता है। तो ये एक सहूलत भी है लोगों के लिए नीलामी से पहले। ठीक है जी बिल्कुल, ये सहूलत भी है। मुख्तार साहब ने ऐड किया और मैं ये बहाने सोच रहा था कुछ एडिशन करें मुख्तार साहब। तो वो गाड़ी अच्छा भी बड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। नहीं, मुख्तार साहब पेटी भाई है ना वहाँ। मैं 10 साल कस्टम हाउस में रहा हूँ। मैं कस्टम में 10 साल मैंने जॉब की है। और अब भी हमारा एक कस्टम और FBR के 2 ही तो विंग है, एक कस्टम है, एक IRS। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जाहिर सी बात है, दोनों तरफ आपकी जो है एक तो आपने वहाँ पे सर्विस भी की, तो उस हवाले से भी आपकी काफी। अच्छा, एक मजे की बात भी, इंटरेस्टिंग बात भी इस नीलामी में, अब ऐसी गाड़ी जो कि कॉटन वेल्ड है और नीलामी के जुमरे में नहीं आती, तो उसका कस्टम क्या करता है ये बहुत कम शहरियों को पता है, ये बहुत चंद लोगों। अब एक गाड़ी है, लेट्स सपोज कि V8 गाड़ी है और वो कॉटन वेल्ड है और नीलामी के जुमरे में नहीं आती, उसको नीलामी में पेश नहीं किया जा सकता। उसका ये सिनेरियो है कि वो किसी भी कस्टम जो है वो किसी भी हुकूमती गवर्नमेंट के इदारे को महज 1 लाख में वो गाड़ी देगा। सही। अगर मेरान, ऑल्टो या उससे ऊपर की जो गाड़ी है वो 50,000 की कीमत में जाएगी और यही गाड़ी नीलामी में जो है वो 20 लाख, 25, 30, 40, 50 कीमत में जाती है शहरी के लिए। लेकिन कस्टम्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए वो गाड़ी जो कि नीलामी के जुमरे में नहीं आती, वो 1 लाख कीमत में जाती है वो गाड़ी। सही, वो बहुत ही सस्ते दामों जो है वो बहुत सस्ते दाम हो जाती है। सर ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बने। सर मुख्तार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे व्यूवर्स तक पहुंची। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया रियाज, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं प्रश्न में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डिप्टी चीफ इंजीनियर सैयद हुसैन जफर, सुई नादरन गैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं प्रश्न में। आज जितने भी सुई गैस के हमारे इशूज हैं, आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा से जानेंगे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके क्या बिहेवियर होते हैं, उनका ख्याल जो है वो कैसे रखा जा सकता है, उनकी सेहत के हवाले से क्या क्या इश्यूज होते हैं, इन पर बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बिरयानी पे। थोड़ी सी बिरयानी के हवाले से बात कर लूँ। ऐसी एक ऐसा खाना है, मैं समझती हूँ कि जो हर किसी का दिल अजीज़ है, फेवरेट है। छोटे हों, बड़े हों, जवान हों, सब बहुत शौक से खाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर दें कि लफ्ज़ जो बिरयानी है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसकी हिस्ट्री में अगर हम चले जाएँ तो ये किस तरह तो यहाँ पर आई, तो बिरयानी बरसगीर तक तुर्क फ़ौजियों के साथ पहुँची। किन इलाकों में खाई जाती है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बर्मा और थाईलैंड में जो है इसको जो है इसकी हिस्ट्री है। और इसका जो पकाने का तरीका है वो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनाए जाते हैं। अच्छा, बिरयानी भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की बनाई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोश्त में, बीफ में, जो है मटन में, और उसके साथ साथ चिकन में भी जो है वो बनाई जाती है। झींगा के साथ भी बनाई जाती है। बहुत कम लोग जो है वो झींगा में खाना पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा खाने बनाए जाते हैं
हैं वो बीफ में, मटन में और चिकन में जो है वो बिरयानी बनाई जाती है। इसके साथ साथ ये हैदराबाद ने जो है उनके जो नवाब थे उन्होंने 48 इकसाम की बिरयानियाँ जो हैं वो मुतारिफ करवाई, जिनमें से कच्चे गोश्त की बिरयानी भी है, सिंधी बिरयानी है, बम्बई बिरयानी है, पुलाव बिरयानी है और स्टूडेंट बिरयानी है। ये डिफरेंट हैं, अब जो जिनमें से चंद मैंने नाम लिए हैं वैसे। और मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके हवाले से भी आपको बता दें कि बिरयानी की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आ रही है। ये तो होगी हेल्थ टिप की तरफ से हमारे। और इसके साथ जो है वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या हालचाल है शाजिया? ठीक ठाक? मुझे कहते कल तबीयत खराब थी, आज थोड़ी सी तबीयत मुझे लग रहा है कि बेहतर है। अच्छा, हम थोड़ा सा इस हवाले से बात कर लेते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से, उनके बिहेवियर पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अपने इसके बारे में बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर इसका कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है कि कॉमन पब्लिक में। डॉक्टर्स को तो पता है, हम आपको पता है बच्चे बोलते नहीं हैं, और जो हम डॉक्टर्स होते हैं हम उनकी आदत से, उनके रिस्पॉन्स से, उनके बिहेवियर से, उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के अंदर क्या चल रहा है हमें उसका आइडिया होता है। इसी तरह जब माँ का कहा जाता है कि माँ एक बेहतरीन अपने बच्चे की डॉक्टर है, तो वो भी बेसिकली किस वजह से, क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चे को देख रही है। वो बच्चा बोल नहीं रहा लेकिन वो अपना बिहेवियर से शो कर रहा होता है कि क्या उसके साथ क्या मसला चल रहा है। लेकिन अभी भी इस सारे सिचुएशन में नस्ल दर नस्ल लोग बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारा अभी गैप था। तो हमारे पाकिस्तान में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आई थी, डॉक्टर अलेक्जेंड्रा हैरिसन। यहाँ के वहाँ अमेरिकन बेस्ड निश्तेरियन है, वो उनको बेसिकली यहाँ पर लेकर आए थे। वहाँ पर तो NBO एक बाकायदा स्पेशलिटी है, और जब भी कहीं कोई बच्चा पैदा होता है तो उनका एक सिस्टम है, वहाँ पर वो जाते हैं, उनके साथ एक सेशन करते हैं और उनके बारे में गाइड करते हैं। तो हमारे पास उन्होंने ये पहली वर्कशॉप कराई थी, और उस वक्त मैं यहाँ पर निश्तर में एज अ PGT काम कर रही थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और फिर मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट रहा एंड थ्रू आउट एंड थ्रू एक लंबी कहानी है। और फिर उन्होंने मुझे पाकिस्तान में पहले तो इसका, क्योंकि कोई प्रैक्टिशनर ही नहीं है सर्टिफाइड कि हम फर्दर इस पे काम करते, तो मुझे मेंटी स्कॉलरशिप दिया डॉक्टर अलेक्जेंड्रा हैरिसन ने। फिर मैंने स्कॉलरशिप पे आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी NBO सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ इस वक्त पाकिस्तान में। और हम फिर उनके साथ मिलकर हम रिसर्चेज इसके ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं, जिसकी एक पब्लिकेशन अभी विले ऑथर में आ भी चुकी है, जिसके अंदर हम फैमिलीज के पास गए। पहले तो उन्होंने इस कंसेप्ट को नहीं माना, दे डिडंट अलाउ के मतलब आप क्या करेंगे। हमने कहा हम ना कोई मेडिसिन दे रहे हैं ना कुछ, हम आपके साथ बैठ के आपके बच्चे के बारे में आपको कुछ गाइड करेंगे। गाइड करना, हाँ। उससे हमें बहुत सारे आइडियाज मिले कि हम कैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो मसाइल हैं, हम बीइंग अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान करें और मैनेज करें उस तरह से। तो ये एक छोटा सा टूल हमें मिल गया। फिर मैंने गवर्नमेंट के साथ बैठकर जब इसको डिस्कस किया तो उन्होंने भी इसको बहुत फ्रूटफुल देखा। जो हमारी साउथ पंजाब में सेक्रेटरीट बना, तो उनके थ्रू फिर मैंने इसका अब पायलट लॉन्च किया है, और वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मार्च में हमारा कंप्लीट हो रहा है पायलट स्टडी। तो फिर उसके ऊपर हम लोगों ने लोगों को जब गाइड किया तो उनको ये बहुत फ्रूटफुल लगा। इवन फैमिलीज दे फील रिलैक्स्ड आफ्टर लर्निंग ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द बेबी, कि एक जो न्यू बॉर्न जो बच्चा इस दुनिया में आया वो कंप्लीट बिहेवियर्स, कंप्लीट इमोशंस के साथ आया, वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। उसे सिर्फ एक टॉय ना समझा जाए, एक खिलौना ना समझा जाए। बच्चा पैदा होता है तो फौरन आ कहते हैं खिलौना ही आ गया, और किसी को नहीं पता होता कि उसका भी स्लीप टाइम है, उसका भी वेक टाइम है, उसका भी खेलने का अपना वक्त है, उसका खाने पीने का एक अलग टाइम है। ये हमारे यहाँ जैसे हमने लोगों को 9 स्टेप्स ऑफ क्राइंग, सूदिंग टू द बेबी, जब क्राइंग बेबी को सूद करना है तो उसके 9 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आएंगे। तो उसमें जो ये बार बार हर बच्चा रो रहा है तो दूध मांग रहा है, वो जो दूध मांगना है वो 9 आखिरी स्टेप है। पहले 8 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, उसमें वो देखना है कि बच्चा रो क्यों रहा है। क्राइंग में सूदिंग के लिए जो हम फीड दे देते हैं वो तो लास्ट स्टेप है। जब लोगों ने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने इसको, पढ़ी लिखी फैमिलीज, चाहे वो बहुत वेल एजुकेटेड थी या आम जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे, उन सब ने इसके ऊपर हमें 44 मदर्स के साथ हमने किया, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए, और फिर हम लोगों ने इसको जब गवर्नमेंट को दिखाया तो उन्होंने भी एग्री किया। और उन सब पेरेंट्स ने कहा कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं थी। हम ये नहीं था कि सिर्फ माँ के साथ बैठते थे, माँ तो शायद वो पहली दफ़ा भी माँ बनी होगी, प्राइमी होगी,
उनकी नानियां दादियां भी उस सेशन में मौजूद होती थी और वो खुद कहती थी कि ये चीजें हमें तो नहीं पता थी, बच्चे में ये भी होता है, हमें तो नहीं पता था। हमने आज देखा। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा टूल एक तरह का ढूंढा जिससे बहुत सारे बच्चों के मसाइल पे हम बात भी कर सकते हैं और पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं और वो उससे जल्दी लर्न करके अपने बच्चों को जल्दी समझ के बहुत सारे मसाइल में जाने से पहले रिकग्नाइज करके अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, ये आपसे जानेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस टाइम जो सुई हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो मुल्तान की सूरत हाल है सुई गैस के हवाले से? देखिए मैम, मुल्तान जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेटवर्क वाला रीजन है। सुई नॉर्दर्न के 16 रीजन है, उसमें से मुल्तान सबसे ओल्डेस्ट नेटवर्क वाला रीजन है। 1965 से मुल्तान के अंदर गैस मौजूद है। उसके बाद अब क्योंकि आपको ओवरऑल पूरे पता है कि पूरे मुल्क के अंदर गैस शॉर्टेज है, गैस की कमी है, जिसकी वजह से गर्मियां आती हैं तो फिर हमें जो है बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है और जब सर्दियां हो तो फिर सर्दियों में ऐसा होता है ना कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे का 3 गुना कंजम्पशन बढ़ जाती है। यानी जिस घर के अंदर एक चूल्हा जलता था वो हीटर भी चलाएगा, वो गीजर भी चलाएगा। और ऐसा होता है कि चूल्हा अगर पहले गर्मियों में 2 घंटे के लिए चलता था तो अब सर्दियों में वो 4 घंटे के लिए चलना शुरू हो जाता है। खवातीन जो किचन का काम भी करते हैं तो चूल्हा जल रहा होता है। इस तरीके से कंजम्पशन हमारी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर्दी में यकीनन क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर शॉर्टफॉल है, कुछ जगह के ऊपर लो प्रेशर के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको हमारी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। एक हमने 24 आवर्स एक हेल्पलाइन मौजूद है, वहाँ पे आप कॉल करते हैं, 24 आवर्स के अंदर ही आपकी कंप्लेंट अटेंड हो जाती है। एक हमारे पास इस वक्त मेरे पास एक जो डाटा है वो मैं आपसे शेयर करूं कि 6.5 लाख कंज्यूमर मुल्तान के अंदर मौजूद हैं। उसमें से मैक्सिमम 150-200 से ज्यादा लोगों की कंप्लेंट हमें रिसीव डेली नहीं होती। यानी कि अगर आप देखा जाए तो 1% से भी कम बनता है। 1.5, 1.2, 1.3% लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। कंप्लेंट अगर बनाई जाए 200 तो शायद वो पॉइंटों में बनती है, वो परसेंटेज तो निकाली जाए तो पॉइंटों में बनती है, लेकिन उन 200 को भी हम 24 आवर्स के अंदर अटेंड कर लेते हैं। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जहां पे कुछ थोड़ा काम होने वाला होता है। आप समझती हैं कि सिस्टम अंडरग्राउंड है, खुदाई करनी है, किसी डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है, फर्स्ट करें मेन रोड के नीचे लाइन है, उस रोड के लिए जाहिर है उस रोड का कस्टोडियन जो भी है, एमडीए है, एमसीएम है, हाईवे है, उससे बात की जाती है, वहां से एनओसी लिया जाता है। उसके लिए भी हमें ओगरा ने कुछ टाइमलाइंस दी हुई हैं कि इन टाइमलाइंस के अंदर अंदर आपने उसको हर सूरत में रेक्टिफाई करना है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उन कंप्लेंट्स को उन्हीं टाइमलाइन के अंदर ही रेक्टिफाई किया जाए। ठीक है, तो अभी आप क्या समझते हैं एकदम से इसका शॉर्टेज होना, क्या कुदरती ज़खायर की कमी है? मतलब हम तो ये कहते हैं हमारा जो प्यारा मुल्क है इसमें किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है, अगर हम कुदरती ज़खायर की बात करें तो। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक्सप्लोर भी करना है। जो इस वक्त नॉन एक्सप्लोर्ड हमारे पास जितने भी वेल्स हैं जहाँ से गैस निकल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहे हैं। सुई जैसे जिसको हम कहते थे सुई गैस, जिसके नाम पे इसका गैस का नाम डाला गया, अदरवाइज तो ये नेचुरल गैस है, कुदरती गैस है। सुई गैस हमारे मुल्क में कही जाती है क्योंकि सुई के मकाम पे सबसे पहले दरियाफ्त हुई थी। सुई का वेल 1/3 रह गया, यानी वो 65% डिप्लीट हो चुका है। जो गैस वो 65 में दे रहा था, 60s में दे रहा था, उसकी 1/3 गैस वहां से अब निकल रही है। इसी तरीके से मुख्तलिफ और जगह पे एक्सप्लोरेशन जारी है। हमारी बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, OGDCL, PPL और बहुत सी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रही है। अभी रिसेंटली भी हमें एक नॉर्थ वजीरिस्तान के पास एक छोटा सा एक वेल एक सोर्स जो है ना वो हुआ है, एक्सप्लोर किया गया, वहां से 25 से 30 मिलियन की डेली गैस हमें मिलेगी। उसके लिए भी हम लाइन डाल रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे एक्सप्लोर होता जाएगा, वो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी तो डोमेस्टिक कंज्यूमर ही है। जैसे ही गैस मिलती है सबसे पहले डोमेस्टिक कंज्यूमर को दी जाती है, फिर उसके बाद कोई कमर्शियल कोई इंडस्ट्री या उसको देखा जाता है। पहली प्रायोरिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर ही है। डोमेस्टिक कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को भी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रिजॉल्व किया जाता है। सही। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस हवाले से भी बड़ी शिकायत रहती हैं कि उनका जो बिजली सुई गैस का जो मीटर है वो नहीं लगाया जाता, मतलब काफी अरसा जो है वो गुजर जाता है और उनका मीटर नहीं लगता। देखिए मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना, क्योंकि इस वक्त हमारे पास गैस की शॉर्टेज है। हमारे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को गैस प्रोवाइड करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नया कनेक्शन देने का मकसद है कि आप अपने सिस्टम के ऊपर मजीद लोड डालते हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने हमें कहा है कि जब तक गैस मजीद आपके पास अरेंज नहीं हो जाती उस वक्त तक आप जो है वो मजीद कनेक्शन ना दें। तो हमने जो है वो नवंबर 2021 से अभी नए कनेक्शन के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। जैसे ही कोई गैस का इंतजाम होता है, ओगरा हमें अलाउ करता है, तो हम कनेक्शन देना भी शुरू कर देंगे। अच्छा, जिस तरह नए कनेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर तो अभी
जहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो हम देखते हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम है, अगर कहीं दस्तयाब भी है तो वहाँ पर प्रेशर पूरा ही नहीं आ रहा। अगर मैं अपने अपने घर की बात करूँ तो सुबह का जो नाश्ता है वो भी नहीं बना पाते आप। मैं आपको यही बात बता रहा था कि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रायोरिटी है वो 3 टाइम गैस इंश्योर करना है, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने इलीगली कुछ कंप्रेसर वगैरह इंस्टॉल कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने हमसाये का हक भी खींच लेते हैं। वो उसके ऊपर भी हमारी कैंपेन जारी है। लोगों के जहां पर हमें पता लगता है कि कंप्रेसर इस्तेमाल हो रहा है उसको हम फौरी जो है ना उस कंप्रेसर को काट दिया जाता है। फिर वो पहली दफा 1 हफ्ते के अंदर लगेगा और अगली दफा अगर वो दोबारा करेगा तो 1 महीने तक उसको मीटर को इंस्टॉल नहीं किया जाएगा कंप्रेसर की वजह से ही। वरना जो हमारी गैस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इतनी गैस मौजूद है कि जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको गैस प्रॉपर मिले, कुकिंग के लिए खास तौर पे मिलेगी। लेकिन जो भी कुछ लोग इस तरह के कंप्रेसर वगैरह इस्तेमाल करने के बाद वो दूसरे का हक भी खींच लेते हैं, वहां पर यकीनन प्रॉब्लम आती है। और हमारे पास जैसे ही कंप्लेंट आती है हमारी टास्क फोर्स बनी हुई है, वो टास्क फोर्स टीम जो है वहां जाती है और उनको डिस्कनेक्शन करती है। और मैं इसमें एक और भी ऐड करता चलूं कि हमारे रीजन के अंदर 100 से ज्यादा टीमें कस्टमर्स की कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए मौजूद है। सही। अच्छा सर, वैसे ज्यादा मोस्टली किस तरह भी पता चलता है कि लोगों ने अपने घरों में कंप्रेसर लगाया हुआ है? देखिए मैम, ऐसा होता है कि जिस वक्त हम किसी कंप्लेंट के ऊपर जाते हैं वहां पर देखते हैं कि सारे मीटर बंद हैं, 1 या 2 मीटर चल रहे हैं। सही। इससे पता चलता है कि सिस्टम के अंदर गैस ना होने की वजह बाकी तो बंद है लेकिन ये चल रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने कोई अंदर कोई सक्शन पंप लगाया हुआ है, कोई कंप्रेसर लगाया हुआ है। उसके लिए फिर हम उसको सोर्स से डिस्कनेक्ट करते हैं। सोर्स से डिस्कनेक्ट किया तो मीटर को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो मीटर चलता रहता है। ये हमारे पास प्रूफ है कि अंदर कोई इन्होंने सक्शन पंप लगाया हुआ है। उसके बाद फिर हम उसको वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद उसको डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि कंज्यूमर कल अगर हमारे पास आए तो उसको हम वो प्रूफ भी दिखा सके। बहुत सारे लोग डिनाई करते हैं जी हमने तो कंप्रेसर कभी नहीं लगाया। फिर जब हम उनको वीडियो दिखाते हैं तो फिर वो मान जाते हैं। अच्छा। और अच्छा, कुछ लोग तो फिर छुपा भी लेते होंगे। कंप्रेसर डिवाइस तो हमारे घर के अंदर एंटर होने की तो हमें इजाजत नहीं है, हमारे पास कोई सर्च वारंट नहीं होते। हमने बाहर से अपना प्रूफ ले लिया, उसके बाद हम सिर्फ मीटर को रिमूव करके मीटर उतार के आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो बंदा आएगा अपनी रेस्टोरेशन के लिए तो उसको हम कहते हैं कि जी आप एक तो हमें बयान हल्फी दें, एफिडेविट दें कि आप आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंडली वो डिवाइस हमें जमा कराएं। वो डिवाइस हमारे पास जमा होती है तभी जाके हम मीटर को बहाल करते हैं। सही। क्योंकि इस वजह से भी लोगों के कंप्रेसर लगाने की वजह से बहुत सारे लोगों का भी हक मारा जाता है, क्योंकि जाहिर बात है गैस नहीं मैसर होगी तो लोगों को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैडम, ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि लोगों का हक मारा जाता है, हमारा सिस्टम तबाह हो जाता है। उसके अंदर जब सेक्शन पंप से नेगेटिव प्रेशर डिक्लेयर होता है, अंदर बेल्ट होता है तो पानी भी खींच लेता है, मिट्टी भी खींच लेता है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम चोक हो जाता है। फिर वहां पर हमें जाके सारे सिस्टम को दोबारा से उसकी रिहेबिलिटेशन करनी पड़ती है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल जो हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है तो हमें 250 किलोमीटर का रिहेबिलिटेशन का हमने 250 किलोमीटर का नेटवर्क जो है रिहेबिलिटेशन के लिए हमें हमारी कंपनी ने अप्रूव किया है, जिसकी अगर आप कॉस्ट देखें तो 600 मिलियन के करीब उसकी कॉस्ट है। 600 मिलियन सिर्फ हम नेटवर्क रिहेबिलिटेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सही। चलिए इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं? जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात करें तो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। फलों की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब्जियों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव रहता है वो इतना भी नहीं होता कि आम शहरी को रिलीफ मिल सके। आज के ताज़ा भाव में लहसुन को देख लें 400 रुपये में, अदरक 320 में, जबकि लीमू 160 से 240 में। 160 का लीमू चाइना का लीमू है, जबकि 240 वाला लीमू जो है वो देसी लीमू है। इसके साथ दीगर बुनियादी सब्जियों में मिर्च 160 से 200 रुपये फी किलो हो गई है। बारीक मिर्च भी, मोटी मिर्च भी 160 से कुछ बड़ी हैं 200 तक चली गई हैं। इसके साथ प्याज 240 से 280 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर उसकी कीमत को ब्रेक लगी हुई है और ब्रेक लगी रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि टमाटर जब परवाज भरता है तो 400 भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन इस वक्त टमाटर जो है वो कंट्रोल में है, 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मौसमी सब्जियों की बात करें तो गाजर कम हो गई है, 60 से कम होकर 40 रुपये फी किलो, जबकि शलजम महंगा हुआ है, 40 से बढ़कर 60 तक चला गया है। मटर 80 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शकरकंदी 80 से 100 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। इसके साथ मूली को ले लें, पालक है 40 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही हैं। इसके साथ चंद दूसरी सब्जियां हैं जिसमें सब्ज चना वो मार्केट में कभी तो गायब हो जाता है, कभी मार्केट में दस्तयाब हो जाता है, उसकी कीमत 320 है। सुहांजना जो है मौसमी सब्जी है, इन दिनों इस्तेमाल करते हैं शहरी, 200 से 240 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है।
फलों की बात करें तो फलों में मौसमी सब्जियां जो हैं, मौसमी सब्जियों के साथ फल भी जो हैं, जो मौसमी फल हैं वो भी कीमतें उनकी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। चंद पहले मौसमी फलों की बात करें जिसमें किन्नू फ्रूट और अमरूद जो हैं वो 160 रुपये फी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ वो फल जिनकी कीमतें अरसा दराज से बढ़ी हुई हैं, जिसमें अंगूर 400 से 600 में, अनार 320 से 400 में, इसके साथ सेब मुख्तलिफ क्वालिटी और अक़साम के हवाले से 200 से 280 जबकि 320 रुपये फी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की कीमत मुसलसल कम हो रही है। स्ट्रॉबेरी जब मार्केट में आई थी 1600 रुपये फी किलो तक भी फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी 800 रुपये फी किलो हो गई है। आने वाले दिनों में जैसे इसकी पैदावार ठीक हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी की कीमत मजीद कम होगी। इस वक्त 800 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। इसके साथ दूसरे जो फल हैं जिसमें खुश्क खजूर है वो 320 रुपये फी किलो में, कीवी का फल जो है वो 500 रुपये फी डब्बा के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। बेर भी 240 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह ओवरऑल अगर हम बात करें फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव तो रहता है, लेकिन इतना नहीं है कि कीमतों में कमी हो सके, शहरियों को रिलीफ मिल सके। शहरी अभी भी महंगी सब्जियां, महंगे फल खरीदने पर मजबूर हैं, महंगाई की लपेट में हैं। इस मुज़र महंगाई ने गरीब को, आम शहरी को अभी भी परेशान किया हुआ है, क्योंकि कुव्वत खरीद पीछे रह गई है और कीमतें बहुत आगे चली गई हैं। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम इस टाइम जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से सुई गैस के हवाले से सिलेंडर्स भी मेरे ख्याल में उसमें ऐलान किया गया था कि जिन लोगों के पास जो है वो सुई गैस अवेलेबल नहीं है तो उनको हम इस तरफ से जो है वो सिलेंडर्स भी प्रोवाइड करेंगे। क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारी पहली कोशिश तो ये होती है कि कंज्यूमर की लो प्रेशर की कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाए। कुछ जगह पर जैसे मैंने पहले भी बताया कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं। हाँ। अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकता या दिन के किसी वक्त में वो प्रॉब्लम आ रहा होता है तो हम एलपीजी सिलेंडर भी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। एलपीजी सिलेंडर के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है। फ़ोन कॉल करें आप, एक 1210 एक हमने एक नंबर बना दिया है, 1210 के ऊपर आप कॉल करेंगे तो आपको एलपीजी सिलेंडर हमारा नुमाइंदा कंफर्म करके फ्री होम डिलीवरी है और कैश ऑन डिलीवरी है, यानी कि पैसे आप सिलेंडर वसूल करने के बाद देंगे। अच्छा। उसके अंदर यह है कि हाई क्वालिटी का सिलेंडर है, उसके अंदर ओगरा का जो नोटिफाइड प्राइस है उसके ऊपर आपको पर केजी जो रेट होगा वो लगेगा। उसके बाद उस गैस की क्वालिटी की भी श्योरिटी है, मतलब अगर मार्केट में बाज़ औक़ात मिलता है तो उसके अंदर कुछ मिलावट होती है और उसका वेट पूरा नहीं होता है या और वो उसकी जो बर्निंग है वो अच्छी नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ों का क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसके ऊपर, तो ये अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर होम डिलीवरी घर की दहलीज पर मौजूद है। ठीक है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो नवंबर के आखिर हमने यानी कि 25 नवंबर के बाद ये डिलीवरी स्टार्ट की है, तो अब तक हम 1000 से ज़्यादा सिलेंडर्स डिलीवर कर चुके हैं और अभी हमारे पास वाफर स्टॉक मौजूद है। सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है, जिसको सिलेंडर की ज़रूरत है वो एक कॉल करे, हमारा नुमाइंदा उससे खुद रब्ता करके होम डिलीवरी देगा। सही। तो काफ़ी लोगों तक जो है वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जी, आपके चैनल के तवस्सुत से ये अब थोड़ा सा और भी लोगों के नोटिस में आएगा। हाँ। वैसे हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर और कैंपेन चला रहे हैं कि सिलेंडर अवेलेबल हैं, सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। ठीक है। तो जिस तरह के कुछ लोग इससे आपके ऑफिस भी आकर रब्ता कर सकते हैं, घर बैठे ही उनको ये सहूलत जो है वो मुयसर हो जाए। वॉक इन कंज्यूमर के लिए भी फैसिलिटी, वॉक इन कंज्यूमर आए और अपनी गाड़ी में रखे और ले जाए। ठीक है। और उसके बाद वो जो रिफिल करने के लिए होगा वो फिर रिफिल भी एक कॉल करें। रिफिल अगर आप मॉर्निंग में करेंगे तो शाम तक डिलीवर हो जाएगा, अगर आप ऑफिस टाइम के बाद कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। ये सहूलत जो है वो काफी सुई गैस की तरफ से जो है जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है इस हवाले से कि सुबह का एक तो नाश्ता नहीं बना, अच्छा दोपहर में, अब तो खैर टाइम भी आप लोगों की तरफ से एक फिक्स कर दिया गया है कि इसमें 3-4 घंटे की जो है वो उसमें जी वो आप 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम, यानी कि 3 जो कुकिंग आवर्स हैं, कुकिंग मील टाइम जो है उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हर जगह पर गैस पहुंचे। लेकिन बीच में जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोगों ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं, कुछ लीकेजेस हैं, कुछ और कंस्ट्रेंट्स हैं, जहां पर गैस किसी वजह से नहीं पहुंच पाती है, पहली कोशिश होती है कि 24 आवर्स के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। अदरवाइज फिर उनको ये सहूलत भी बता दी जाती है कि सिलेंडर अवेलेबल है अगर आप लेना चाहें। सही। चलिए इनसे मजीद भी तफसील जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो ये सिलेंडर्स के हवाले से हो गया कि किस तरह लोग जो है वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। सेकेंडली इस नेटवर्क के हवाले से हमें मज़ीद बताइएगा कि किस तरह इसके ऊपर जो है वो हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जी मैम, मैं आपको थोड़ा सा अगर तफसील बताऊँ तो मुल्तान रीजन जो है वो 6 ज़िलों पर मुश्तमिल है।
अगर शुरू किया जाए लिया, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, मुल्तान और विहाड़ी, ये छह जिलों के ऊपर मुल्तान रीजन फैला हुआ है। 300 किलोमीटर का कम से कम रेडियस है। इसके अंदर हमारे पास 15,000 किलोमीटर से ज्यादा नेटवर्क है। सही। मुख्तलिफ डाई का 16 इंच की लाइन भी है, 3/4 इंच की लाइन भी है, 2 इंच की लाइन भी है। तो उसकी हेल्थ को हम मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि अगर गैस है वो तो अगर उसमें से लीक होती रहेगी तो खुदा ना खास्ता नुकसान भी हो सकता है। हाँ। और लॉसेस भी हैं। तो उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने का हमारे पास तरीका है। हम अंडरग्राउंड लीक सर्वे करते रहते हैं। जहां जहां पर भी हमें महसूस होता है कि यहां पर लाइन को रिप्लेस कर देना चाहिए, उस लाइन को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, एक हमारा डिपार्टमेंट उसको आइडेंटिफाई करता है, दूसरा उसको क्रॉस चेक करता है, फिर उसका एक पूरा बिल बन के आगे हेड ऑफिस जाता है, हेड ऑफिस से फिर हमें उसके अगेंस्ट बजट अप्रूव होता है। इस साल का जो फिस्कल ईयर इस वक्त हमारा चल रहा है, इसमें हमें 600 मिलियन अमाउंट हमें एलोकेट हो गई है, 600 मिलियन रुपीज, जिसके अगेंस्ट हमने 250 किलोमीटर के करीब नेटवर्क को रिप्लेस करना है। जो नेटवर्क करोडेड था या फर्दर यूजेबल नहीं था, जिसकी वजह से लॉसेस भी हो रहे थे और वो गवर्नमेंट और पब्लिक का नुकसान भी हो सकता था। इसके लिए ये समझ लें कि इतने फैले हुए नेटवर्क की देखभाल के लिए हमने मुख्तलिफ अपने पाइपलाइन अटेंडेंट्स को डिप्यूट किया होता है, जो इस नेटवर्क की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई थर्ड पार्टी डैमेजेस ना हो इसके ऊपर। नेटवर्क की सेहत का, नेटवर्क की इंटेग्रिटी का हम ख्याल रखते हैं। जहां जहां पर भी हमें महसूस होता है कि कुछ लीकेजेस हैं या कुछ वहां पर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, वो हम रिप्लेस कर देते हैं। सही। तो ये सर्वे जो आपका होता रहता है, ये वक्तन फवक्तन होता रहता है जी? इसका या जिस तरह अगर किसी ने कंप्लेन की है तो देन आपका कोई भी आकर चेकिंग? एक तो रूटीन सर्वे है जिसने हर 3 साल के अंदर हमारा पूरे नेटवर्क को स्कैन करना है। ठीक है। बाकी किसी पब्लिक की कंप्लेंट के ऊपर भी वो कहता है कि यहाँ पर से स्मेल आ रही है, कुछ है, तो उस कंप्लेंट के ऊपर भी वो हम सर्वे करते हैं। लेकिन जो हमारा एक रूटीन है वो 3 साल के अंदर हम पूरे अगर आज मुल्तान से शुरू हुए हैं, मुजफ्फरगढ़, लिया, डीजी खान, ये सारे करते हुए फिर 3 साल बाद मुल्तान से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। सही। इसको भी हमने बड़ा स्मार्टली इसको कर रहे हैं कि जहां पर हमें ज्यादा लीकेज की कंप्लेंट आ रही है उसको हम पहले कर लेते हैं, दूसरे को बाद में करते हैं। सही। अच्छा, इस समय जो मौजूदा बहरान का शिकार है रसोई गैस के हवाले से, आप क्या समझते हैं किस तरह इसको पूरा किया जा सकता है गैस की कमी को? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो गैस हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर को दे रहे हैं। उसके अंदर जो हमारे लॉसेज हैं, उन लॉसेज को जिसके अंदर लीकेजेस मैंने बताई या किसी जगह से आपकी कोई थेफ्ट है, उसके ऊपर भी हमारा एक बहुत अच्छा चेक है। हमने जितनी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। हमारे कुछ सिस्टम्स ऐसे लग गए हैं कि जहां पर अगर कोई किसी चीज़ के अंदर भी कोई फ्लो के अंदर, प्रेशर के अंदर किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, हमारे पास फौरन सिग्नल आ जाता है। हमारे पास टीमें, यानी जो अब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। एक इंडस्ट्री है वो गैस यूटिलाइज कर रही है। अगर लगता है कि यहाँ पर 3 दिन से फ्लो कम हुआ है या प्रेशर बढ़ा हुआ है या किसी किस्म की भी कोई एबनॉर्मेलिटी वहां नजर आती है, हमारे सिस्टम के ऊपर सिग्नल आ जाता है, हम उस सिग्नल के अगेंस्ट जाके उसको रेक्टिफाई करते हैं। इस तरह हमने कुछ जगह पे चोरी भी पकड़ी है, बहुत सारी जगहों पे इस तरह में लीकेजेस भी मिली हैं। और साथ के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि हमने इस वक्त मुल्तान रीजन का लॉस जो है वो 8% के करीब है, जो कि अगर आज से 10 साल पहले चले जाएं तो 30% के करीब होता था। ठीक है, इसमें मजीद हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नजम है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कंप्रेसरों का सिस्टम है इसके ऊपर काबू पाना चाहिए गवर्नमेंट को। इससे काफी तंगी होती है। जैसे हम रेंट पे रहते हैं, 2 घर हैं, एक कंप्रेसर चलाता है, दूसरा बहुत कम होता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कंप्रेसर के हवाले से वही देखें ना, लोगों ने काफी अब बात यह है कि पूरा सिस्टम इंटैक्ट है, इनके पास अवेयरनेस अब आपकी चैनल के तहत जा रही है। 1199 पर कॉल करें कि जी मेरे हमसाये में कंप्रेसर चल रहा है, सेम डे हमारी टीम वहां पर एक्शन करेगी। और साथ वाले जिसका ये हमसाया बता रहे कंप्रेसर चला रहा है, उसका बकायदा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वीडियो बनाया जाएगा, प्रूफ रखा जाएगा और उस मीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। सही, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के खिलाफ चैनल के थ्रू मैसेज ये कन्वे कर दें कि 1199 पर कॉल करके 1199 जो है वो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर के हवाले से कोई भी आपको लगता है कि कोई आपके नेबर में कोई कंप्रेसर जो है वो यूज कर रहा है और आप तक गैस नहीं पहुंच रही, तो देन आप उनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि इस हवाले से जो लोग यूज कर रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या हो सकता है, उनका मीटर भी कट सकता है। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है, जिस तरह प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसमें प्रेशर जो लोगों तक पहुंच रहा है? जिस तरह मैं पहले बात की, सम टाइम होता है प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा होता है गैस का, आपको लगता है फुल गैस आ रही है, और कुछ टाइम आपको ऐसा लगता है बिल्कुल ही गैस नहीं है। जी,
वो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उसकी कमी को भी सिस्टम के ऊपर जितने कंज्यूमर हैं सुई नॉर्दर्न को पता है कि हमने कितने कनेक्शंस दिए हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी हमें पता है। उसके हिसाब से हमारी जो रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें उतनी गैस प्रोवाइड कर रही है, वो गैस भी हम सिस्टम में डाल रहे हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये बताया अभी कॉलर ने बताया कि कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर वाला जो यूज कर रहा है वो डेफिनेटली सिर्फ कुकिंग के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो कुकिंग के साथ अपनी स्पेस हीटिंग भी कर रहा है, वाटर हीटिंग भी कर रहा है। वो इसका मतलब ये है कि अपने हमसाये की गैस भी खींच रहा है। सही, तो इसकी वजह से प्रेशर की ये इसकी वजह से ये प्रेशर की। और जो दूसरा क्वेश्चन आप कर रही थी कि बाज़ औक़ात प्रेशर अच्छा होता है, उस वक्त ये होता है कि सिस्टम के ऊपर लोड नहीं होता है। जैसे रोड के ऊपर ट्रैफिक होती है, सुबह के वक्त आप देखती हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी क्योंकि हर बंदा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। इसी तरीके से जब सब लोग कुकिंग शुरू कर देते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसमें देता हूँ कि आम तौर पे जैसे आज का दिन है, आज जो हमारी गैस की रिक्वायरमेंट है शाम को, अगर रमजान शरीफ आ जाए तो ये रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है क्योंकि सब लोगों की कुकिंग टाइम सेम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदा सहरी के इफ्तारी के टाइम के हिसाब से कुकिंग कर रहा होता है। आज तो शायद आपके घर में 7 बजे खाना बनता हो, मेरे घर में 8 बजे बनता हो, थोड़ा सा फिर भी डिफरेंस आ जाता है। उस वक्त जैसे टाइमिंग हमारी एक कोइंसाइड होती है तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हमें ज्यादा गैस देनी पड़ती है। तो वो फिर रमजान में फिर किस तरह मैनेज करते हैं? जाहिर पता अब तो आगे रमजान भी आ रहा है। डेफिनेटली जिस तरह हमारा ये विंटर कंट्रोल, इस वक्त हमारा विंटर कंट्रोल एक पूरा हमने वहां पर एक सिचुएशन रूम बना दिया है। सिचुएशन रूम के अंदर एक डेडिकेटेड नंबर भी दिया गया है, उसके ऊपर भी कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक हमारा डैशबोर्ड बना दिया गया, यानी कि एक जितनी भी ओवरऑल कंप्लेंट्स आ रही हैं वो हमारा जो भी इस वक्त यहाँ पर रीजनल हेड है वो देख सकता है कि इस वक्त मुल्तान में इतनी कंप्लेंट्स आई थी, इतनी रिजॉल्व हो गई हैं, इतनी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो मुतलका सेक्शन से पूछ भी सकते हैं, पूछते हैं, डेफिनेटली हर रोज पूछते हैं कि आपकी कंप्लेंट्स क्यों पेंडिंग जा रही हैं। तो ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छी एक बात है कि हमने एक हाई लेवल के ऊपर भी सिचुएशन रूम बना के उसको एक मॉनिटर किया जा रहा है। ये नहीं है कि कंप्लेंट करा दी और कंप्लेंट कराने के बाद फिर जैसे एक वो सिस्टम है जी बस भूल गए, उसको अगले दिन पूछा जाता है कि आपके पास कल 100 कंप्लेंट आई थी, आपने कितनी रिजॉल्व कर ली और कितनी नहीं हुई है, उसकी क्या रीजन है, और उनको भी रिजॉल्व कराया जाता है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जाहिद है हमारे साथ रहीम यार खान से, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे गैस मतलब ये गैस हमारे आता नहीं है। सुबह को आधे घंटे के लिए गैस आता है और शाम को सिर्फ 5 मिनट के लिए, उस वक्त 5 मिनट के लिए शाम को देते हैं, आधा घंटा सुबह। ना कुछ बनता है, सारा दिन भूखे रहते हैं, ना कुछ खाना बनता है ना। और हमने कंप्लेन 10 दफा कंप्लेन करवाई है लेकिन कोई मसला नहीं है। आज दफा आते हैं मीटर से करके चले जाते हैं, हालांकि गैस आता ही नहीं है तो मीटर का उसमें तो कोई इशू नहीं है, मीटर भी चेंज किया है लेकिन फिर भी वो पूरे इलाके का यही हाल। अच्छा, पूरे इलाके में यही है सिचुएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मैम, इसके अंदर मैं आपको पहले तो एक बात ये बताना चाहता हूँ कि रहीम यार खान से ये कॉल कर रहे थे। रहीम यार खान बहावलपुर रीजन में आता है, मुल्तान रीजन के अंडर नहीं आता है, लेकिन इनको भी गाइडेंस के लिए इनको भी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने एक हमारी बात की जो अभी मैं बात कर रहा था तस्दीक कर दी कि 24 आवर्स में बंदा जरूर इनके पास, टीम जरूर पहुंच जाती है। वो आगे देखा उसने कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे रिजॉल्व होने वाला है। अब जैसे ये बता रहे कि पूरे इलाके में गैस नहीं है, तो डेफिनेटली गैस के शॉर्टफॉल की वजह से कुछ इलाके ऐसे हैं जो टेल पर होते हैं, टेल वाले इलाके में गैस कुछ कम पहुंचती है। तो वैसे इनको भी यही चाहिए कि 1199 पे कॉल करके रीजनल मैनेजर जो वहां पर हैं उनसे उनको कंप्लेंट लिखवाएं ताकि वो इनके मैटर को रिजॉल्व करें। सही। अच्छा, ये जिस तरह भी बहुत सारे इस तरह के मुल्तान की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बिल्कुल गैस आ भी नहीं, सप्लाई भी नहीं होती, वहाँ पर क्या मामलात हैं? देखिए मैडम, जैसे गुलगश्त का एक एरिया है, वहाँ पर भी हम देखते हैं बिल्कुल गैस वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। अच्छा, मुमताज़ाबाद वाली BCG चौक वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें मैंने जैसे भी आपको बताया था कि 65 लेट 60s के ये नेटवर्क मुल्तान में डला हुआ है, मिड 60s का। 65 में जैसे मैंने बताया कि पहला कनेक्शन लगा था, 65 का नेटवर्क डला हुआ है। उस वक्त मुल्तान की आबादी क्या थी, अब क्या है। सिस्टम को ऑगमेंटेशन की जरूरत है, जिसके लिए हमने सारा सिस्टम ऑगमेंटेशन का प्लान तैयार कर लिया है। उसके लिए हमें 200 मिलियन एलोकेट भी हो गया है, मुख्तलिफ इलाकों में लाइनें हमारी डल रही हैं। उसके लिए जैसे जैसे हमें NOC मिलता जा रहा है। अब अगर आपने गुलगश्त की बात की, गुलगश्त की सप्लाई पहले आ रही थी कुम्हारा वाला चौक वाली साइड से, अब हमने उसकी सप्लाई कर दी है बोसन रोड वाली साइड से। उसके लिए हमने लाइन ले कर ली है, उस पर सिर्फ एक हमारा आखिरी हुकअप रहता है, जैसे ही वो हुकअप होगा वो सारा बूस्ट हो जाएगा। जहां जहां पर भी लो प्रेशर्स हैं उनके लिए हमने सारी एक हिकमत अमली बना ली है। हिकमत अमली हमारी हाई लेवल पे हेड ऑफिस से, बोर्ड से अप्रूव हो चुकी है, उसके अगेंस्ट हमें फंड्स एलोकेट हो चुके हैं और उस पर काम जारी है। सही। हुकूमत की तरफ से क्या किया जा रहा है आवाम को रिलीफ देने के हवाले से?
हुकूमत की तरफ से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी गैस हम हुकूमत को बताते हैं कि इतनी गैस हमें आपने प्रोवाइड करनी है ताकि हम पब्लिक को दें, वो गैस हमें पहुंचाई जा रही है। हुकूमत की तरफ से ही ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप मील टाइम में कम से कम गैस को इंश्योर करें। और ये इस तरह के जो हमारे बजट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा सिस्टम ऑगमेंटेशन का, ये सारा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही हमें बजट देना होता, वो बजट कंपनी को दी जाता है, कंपनी फिर उसके ऊपर अपना एक्शन स्टार्ट करती है। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा यही चाह रहा होता है कि जो हमारा सुबह का एक टाइम है खाने के बगैर, उस टाइम हमारे पास गैस जो है वो लाजमी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वरना आप जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, जितने हमारे मसाइल हैं, उसको देखते हुए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब अच्छा फिर अगर गैस नहीं भी आ रही तो लोग फिर इस हवाले से भी परेशान होते हैं कि हमारे बिलों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बिल हमारे आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, इसमें तो कोई बिलों के हवाले से तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर मीटर इतना इस्तेमाल नहीं है जितना हमारा बिल आ गया। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक बिल मीटर चलेगा नहीं बिल नहीं आएगा। हमारे पास तो बहुत ही शफाफ किस्म का सिस्टम है। जिस वक्त मीटर रीडर रीडिंग पे जाएगा वहां पर पिक्चर लेता है, वो नहीं है कि जनाब उसने 10 की जगह 12 लिख दिया, 12 की जगह पर बकायदा उस वक्त की पिक्चर होगी। अगर वो 30 तारीख को रीडिंग कर रहा है, वो पिक्चर उसके पास अवेलेबल होगी। कोई भी कंज्यूमर आके बताएगा जी कि मेरा मीटर इतना नहीं चला हुआ था, आपने मेरा बिल बना दिया, उसको पिक्चर दिखाई जा सकती है। मेरी पर्सनली 1-2 मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर जो है वो गैस के हवाले से कोई इस तरह की, लेकिन उनका बिल जो है वो अच्छा खासा आया हुआ है। मैडम, टू एयर एज ह्यूमन गलती हो सकती है, वो अगर कोई इस तरह का स्पेसिफिक केस है तो उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इंटैक्ट है, जिसको देख के मैं आपको बताऊं कि किसी और यूटिलिटी कंपनी ने भी हमारा ही सिस्टम देख के अपनाया है कि उससे पहले उनके बिलों पे भी तस्वीर नहीं होती थी। हमारे सुई नॉर्दर्न के बिल पे सबसे पहले तस्वीर आना शुरू हुई है, फिर और बहुत सारे लोगों ने भी ये तस्वीर वाला सिस्टम शुरू किया। किसी का बिल अगर गलत है तो वो हमारे डिपार्टमेंट से रब्ता करके वो 1119 वहां पे भी इफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, जो इंडस्ट्रीज को गैस फराहम की जा रही है उससे गैस का ज़िया नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, अच्छा इसका जवाब लेके नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहजाद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये गैस सिलेंडर चाहिए था जी। गैस सिलेंडर का पूछना चाह रहे हैं जी। गैस सिलेंडर के लिए आप 1210 के ऊपर कॉल कर लें, या हमारी कंपनी की वेबसाइट पर sngpl.com.pk के ऊपर चले जाएं, या आप अगर दफ्तर के करीब रहते हैं पीरा गायब रोड पे जो हमारा रीजनल ऑफिस है तो वहाँ तशरीफ ले आएँ, हमारा आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपको सेम डे पे डिलीवर हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है जी। हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1210 है जी, 1210 भी आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बात की थी कि सुई गैस के हवाले से जो इंडस्ट्रीज को फ्राहम की जा रही हैं उस हवाले से बताइएगा कि क्या देखिए गैस का ज़िया हो रहा है? नहीं, 2 कॉन्सेप्ट है ना। पहला तो ये है कि आप इंडस्ट्री को गैस दें तो लोगों का चूल्हा जलता है, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं वो कुछ कमा के लाएंगे तो कुछ खाने के काबिल होंगे। और इंटरनेशनली अगर देखा जाए, हमसे जो रिच रिसोर्सेज में रिच लोग हैं, जैसे सऊदी अरब है, आपका UAE है, वहाँ पर सिलेंडर सिस्टम ही है। ये इस तरह नेटवर्क बिछा के, नेटवर्क के अंदर तो डेफिनेटली लॉसेज हैं, किसी जगह पर लीक हो रही है, किसी जगह पर डैमेज हो रही है, तो एक्चुअली तो ये सिलेंडर्स के थ्रू ही डोमेस्टिक कंज्यूमर को गैस मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंपनी है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है। सर्दियां जैसे ही आती हैं CNG स्टेशंस को बंद कर दिया जाता है, इंडस्ट्री के लोड को कम कर दिया जाता है। इस वक्त भी इंडस्ट्री को 50% गैस मिल रही है, 50% गैस वहां से लेकर डाइवर्ट की जा रही है। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं कि इंडस्ट्री जो गैस ले रही है वो इंपोर्टेड गैस ले रही है, जो कतर से RLNG आ रही है वो ले रही है। दे आर पेइंग इन डॉलर्स, वो डॉलर वाली गैस लेकर पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब सर्दी आती है, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वहां से गैस डाइवर्ट करके डोमेस्टिक कंज्यूमर की तरफ लाई जाती है। सही। अच्छा जी, हम दोबारा आते हैं शादिया की तरफ। शादिया, तबीयत कैसी है? अब ठीक है, बेहतर है, चलें। अच्छा, जिस तरह हम न्यूबॉर्न बेबीज के बिहेवियर पे बात कर रहे थे कि किस तरह माँ जो है वो अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, कि कैसे समझ सकती है उसके बिहेवियर्स को? बेसिकली तो यहाँ ये जो सारा कंसेप्ट था ये बेसिकली माँ के लिए ही डिज़ाइन किया गया था कि माँ जितना जल्दी अपने बच्चे को बिहेवियर को समझ जाएगी, उसकी अपनी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो उससे कम हो जाएगा, फैमिली का आपस में एक कनेक्शन बंधा रहा। हमने इसमें लोगों को भी सिखाया और लोगों को गाइड भी किया कि घर में सब एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाए गए हैं।
जैसे हमने बताया कि माँ को छोटी छोटी चीज़ें करके कि वो माएँ कहती थी कि ये तो बहुत छोटे हैं, मतलब इनको किसी चीज़ की समझ नहीं है। तो फिर थ्रू साइंटिफिक अप्रोच हमने उनको समझाया और फिर उसको करके प्रैक्टिकल करके दिखाया कि बच्चा जो पैदा होता है वो 3 माह अपने माँ के पेट में सब आवाज़ें, सब रिश्ते, उनकी पहचान करके इस दुनिया में आ चुका होता है। उसे पता होता है कि उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, वो आवाज़ों से फेमिलियर होता है। माँ के पेट में वो आवाज़ें सुन रहा होता है आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर। तो जब वो दुनिया में आता है वो सब चीज़ें समझता है। अब बच्चा एक रो रहा है, आप काम कर रहे हो, बजाय इसके कि आप एंग्जाइटी में वो काम छोड़ के भागो, आप वहाँ से अपने बच्चे को सिर्फ आवाज़ भी दोगे तो बच्चे में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, उसे समझ आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरी माँ मौजूद है। और उसी से वो सूद हो सकता है, आप अपना काम भी साथ साथ कर सकते हैं। और इस तरह दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर चाइल्ड वाइल क्राइंग। फिर उसमें हमने उनको बताया कि कैसे स्लीप पैटर्न को आप समझ सकते हो कि बच्चे को कब नींद की जरूरत है। उसमें हमने उनको बताया कि जब बच्चा लाइट स्लीप में होता है तब भी उसी के थ्रू वो डीप स्लीप में जाएगा। अब उनको ये समझ नहीं थी कि लाइट स्लीप क्या होती है, डीप स्लीप क्या होती है। इवन जो पढ़े लिखे थे, इवन जो नर्सेज थी, उनके साथ जब हमने किया, उन्हें भी नहीं इस चीज़ का आइडिया था कि लाइट स्लीप में हम कैसे असेस करेंगे और डीप स्लीप का कैसे पता चलेगा। तो हमने उनको बताया कि सांस की रफ्तार से, अब हाथों की जंबिश से, आंखों की मूवमेंट या फेस की किसी लिप्स की जंबिश से आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चा जो है वो इस टाइम पे लाइट स्लीप में है। और इस तरह अगर आप देखते हो तो उस टाइम पे उसको ऐसा माहौल दे दिया जाए, काम माहौल, लाइक अगर बच्चा लाइट से डिस्टर्ब होता है तो लाइट ना हो, आवाज़ से डिस्टर्ब होता है तो आवाज़ पास ना हो, और थोड़ा सा उसको जब आप टाइम देंगे तो वो उसी से होता हुआ अपनी डीप स्लीप में चला जाएगा। और वो टाइम फिर सेफ होता है। फिर आप अपने घर में काम करो, अपने बच्चे के नाखून काटने हो तो उस टाइम पे कर लो। लेकिन अगर आप उसे लाइट स्लीप में डिस्टर्ब करोगे तो वो कभी भी डीप स्लीप में नहीं जाएगा और स्लीप पैटर्न उसका डिस्टर्ब होगा, फिर वो इरिटेट होगा, चिड़चिड़ा होगा, फिर आपके लिए भी मसाइल और बच्चे के लिए भी मसाइल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है ना कि जिस तरह आप एक लोगों के बिहेवियर्स को जांच रहे हो तो इसी तरह बच्चा भी आपको जो है आपके बिहेवियर्स को जो है वो जांच रहा होता है, भांप रहा होता है। अच्छा, बच्चों के हवाले से जैसे कुछ वैक्सीन होती हैं, आप कुछ पेरेंट्स होते हैं थोड़ा वैक्सीन लगवाने से डर रहे होते हैं, क्या कहना चाहेंगी न्यू बॉर्न बेबीज को वैक्सीन की कितनी जरूरत है? ये बहुत अच्छी आपने बात की है। सिर्फ कुछ नहीं, बहुत सी फैमिलीज डर रही होती हैं कि अब 3 इकट्ठे लग गए तो क्या होगा, बच्चे को क्या, ये इस तरह होगा तो क्या होगा। उसमें यहीं पर ही इवन ब्रेस्ट फीडिंग, इसके लिए कि मेरा तो दूध पूरा नहीं होता, ये हमें बहुत क्वेश्चंस हुए। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, ऑल दोज 44 मदर्स जिनके साथ हमने फर्स्ट डे पर NBO किया था, दे वर कन्विंस्ड कि हाँ हमने ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। फिर वो उन लोगों ने उसी एक छोटी सी इंटरवेंशन करने से दे वर कन्विंस्ड कि हमने इनको 6 मंथ्स के ऊपर वीनिंग करानी है, और वो करा रही हैं। और अब आज माशाल्लाह मैं इस काम को 4 साल हो गए कंप्लीट, और 4 सालों से वो 44 मदर्स को हम क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट था तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हमने उन्हें जो कहा उन्होंने वो किया। फिर उन्होंने वैक्सीन के लिहाज से भी हमें बहुत सारी चीजें बताई कि इतना छोटा बच्चा है, हम इसको इतना कुछ कैसे, मतलब इसके तो मसल्स ही नहीं है। फिर हम उसमें भी एक इंटरवेंशन में ही एक था कि हम उनको मसल की स्ट्रेंथ के बारे में के ऊपर उसको समझाते थे कि माँ अपनी सिर्फ उंगली पकड़ाती थी बच्चे को, तो वो इतने जोर से उसको पकड़ लेता था। तो फिर उसी से हम एक हमें आइडिया मिलता था और हम माँ को गाइड करना शुरू कर देते, देखे ये इतना स्ट्रांग है कि आपकी उंगली को इसने पकड़ा और आप बार बार छुड़ा रहे हैं और वो छोड़ भी नहीं रहा। इसका मतलब है इसके अंदर सारी स्ट्रेंथ्स हैं। अभी सिर्फ ये छोटा है, बाकी उसके मसल्स भी हैं, उसमें स्ट्रेंथ भी है, उसमें ताकत भी है, और वो अपने आप को संभाल सकता है। और ये जो टीके लगा रहे हैं, इनका मकसद ये है कि आपके बच्चे को फ्यूचर की बहुत सारी बीमारियों से बचाया जाए, ताकि वो बीमारियों से बचा रहेगा, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से आगे आप उसको परवरिश करेंगे, वो ज़हीन बनेगा, माशरे में भी कंट्रीब्यूट करेगा और आपकी लाइफ के लिए भी कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करके हमने उनको कन्विंस कर लिया हर उस चीज के लिए जो हम चाहते थे, और वो करती चली गई थी। अच्छा, अभी भी क्योंकि जाहिर सी बात है हम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बात करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इस बात पे जोर दिया जाता है कि माँ और बच्चे की सेहत पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, माँ को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बच्चे की सेहत के हवाले से तो सारे कॉन्शियस होते हैं ना। अच्छा, फिर हम थोड़ी माँ की उस पर जाते हैं तो माँ को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। एग्जैक्टली ये फिर हमने जब हम ये NBO करते थे, इस चीज को भी हमने जहन में रखा, तो हम नानी को, दादी को, खाला को, उन सबको भी बुला लेते थे, फादर को।
मैं कहती हूँ हमें तो माँ को तो हम जो इग्नोर करते करते हम फादर भी इग्नोर कर रहे होते हैं। वो चाहता होता है, दोनों इग्नोर हो रहे होते हैं। खुशी ज्यादा होती है। डरा दिया जाता है, नहीं ऐसे हाथ ना लगाओ, तुम ऐसे पकड़ो मत, तुम ऐसे करो मत। तो हम सबको बुला लेते थे और फिर उन सब लोगों के साथ बैठ के हम बात करते थे। जब हम फुफ्फी को जो बैठी होती थी, हम कहते थे आप आवाज दो। सिर्फ सिंपल सी एक छोटा सा इंटरवेंशन में मैं इतने सारी चीजों का एड्रेस हम लोग कर सकते थे। ऐसे बच्चों को पकड़ा होता था, बच्चा किसी और फुफ्फी सास या नानी या दादी बैठी होती थी, हम कहते आवाज दो। और वो आवाज देते थे और बच्चा थोड़ी देर बाद थोड़ा सा वो करके और उसकी तरफ थोड़ी देर बाद आवाज को पहचान के उधर मुंह करना शुरू कर देता था। तो इससे हमने उनको बताया कि देखें ये बच्चा जब माँ के पेट में था तो इसको पता था कि मेरे फैमिली में ये सारे लोग हैं और ये मेरी नानी है, ये मेरी दादी है, फैमिलियर हैं आप इस बच्चे के साथ। तो आप थोड़ी देर के लिए अब माँ को रेस्ट करने दिया करें। जब आप बच्चा फंसी हो जाता है तो माँ बेचारी थकी होती है, वो रेस्ट कर रही होती है, तो कोई बात नहीं, बच्चा आपके साथ भी उतना ही फेमिलियर है। आप थोड़ी देर बच्चे को उठा लिया करें, ये आपको पहचानता है। और ये जो पहचान और जो दादी को ये एक कंसेप्ट दे दिया जाता है ना कि मेरी बहू मेरे इर्द गिर्द थी और वो मुझे सुन रही थी, नानियां भी, तो मेरा बच्चा तो ऑलरेडी मुझे जानता है। इससे एक तरह की खुशी डेवलप हुई, एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। बेसिकली सारी मकसद भी यही था कि एक बॉन्डिंग डेवलप कर दी जाए सारी फैमिली मेंबर्स के दरमियान। तो फिर उन लोगों ने ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी और फिर हमने बताया कि अगर माँ, उसी में हमने समझाया कि माँ चिड़चिड़ी होगी तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, माँ डिप्रेशन में जाएगी तो बच्चा भी जाएगा, माँ को परेशानी होगी तो बच्चे को भी होगी, माँ की दिमागी हालत सही नहीं रहेगी तो इसका भी दिमाग ग्रोथ नहीं करेगा। तो जाहिर है हम सब की नेचर है, माँ भी सबसे पहले बच्चे को सोचती है और फैमिली भी, वो हमारा एक फ्यूचर कंसीडर किया जाता है। तो जब हमने ये बताया ना कि बच्चे का तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होनी, इसने आगे जाके क्या इंसान किस तरह का एक मुफीद इंसान बनना है, इस चीज ने उनके दरमियान में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दी। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने फिर हमने बताया कि माँ की न्यूट्रिशन किस तरह बच्चे में जाएगी, तो वो इस तरह माँ को बहुत फायदा हुआ। टाइम भी हमारे पे बहुत शॉर्ट है, ये टॉपिक भी ऐसा है कि इस पर बहुत ज्यादा बात की जाती थी। बहुत शुक्रिया शादिया आपका कि आप हमारे शो का हिस्सा बनी। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे व्यूवर्स तक पहुंची। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी, मैसेज यही है कि एक तो गैस का इस्तेमाल समझदारी से करें, कंप्रेसर या इस तरह के डिवाइसेस को इस्तेमाल ना करें, अपने हमसाये का हक ना मारें, और ये जो एक अल्लाह की तरफ से कुदरती ख़जाना है इसको ज़ाया ना करें। अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट है तो 1119 पर फौरी इंदराज कराएं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।